सो जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के लेक्चर को हम कंटिन्यू करने वाले हैं कल जहाँ पे हमने ख़त्म किया था। तो हमें आज मल्टीकल्चरलिज्म जो शुरुआत करनी थी। आई होप आपको कल का लेक्चर अच्छा लगा होगा। और आज भी हम बहुत सारे यूनिक थिंकर्स कवर करेंगे, आइडियोलॉजीज पढ़ेंगे ऊपर ऊपर से, लेकिन मेन हमारा मोटिव होगा कि थिंकर्स, उनकी बुक्स, उनकी थोड़ी सी बायोग्राफी याद रखना। जैसे रिचार्ड रॉटरी हैं, जैक्वस डेरिडा हैं, जेम्स मैडिसन हैं, ठीक है, रैशनल चॉइस थ्योरी के थिंकर्स हैं, ठीक है, और मैकक्लेंटर, मतलब ऐसे ऐसे कुछ थिंकर्स हैं जो अपने मतलब यूनिक थिंकर्स हैं, रिचार्ड रॉटरी वगैरह। तो वो नहीं सुने, मतलब सुने होंगे, लेकिन उनसे रिलेटेड जो बुक आती है या उनसे रिलेटेड जो कंसेप्ट आते हैं वो हमें कहीं नोट्स में इतने अच्छे से नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं विल्कम लिका, चार्ल्स टेलर और फेमिनिज्म के थिंकर्स मैककिनन वगैरह। ठीक है, जो कुछ यूनिक भी हैं, और उसमें मार्क्सिज्म के भी थिंकर्स आ जाएंगे, जो लियोन ट्रॉट्स्की वगैरह। सो वो सब हम कवर करेंगे। सो लेट्स बिगिन आवर टुडेज लेक्चर। आई होप आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही होगी। आज कोशिश यही रहेगी कि एंड्रयू वर्ड आज के लेक्चर में ख़त्म हो जाए, ताकि हम नेक्स्ट लेक्चर में एक नया टॉपिक, नई बुक स्टार्ट कर सकें। स्पेशली आई वॉज थिंकिंग ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, डैनियल किरमानी। सो लेट्स सी, देखते हैं क्या पढ़ते हैं क्या नहीं पढ़ेंगे। सो वो तो डिपेंड करेगा, बट आई प्रॉमिस कि अब थोड़ा सा मैं कंटिन्यू रहूँगी यूट्यूब पे। सो लेट्स बिगिन। तो हमारी जो फर्स्ट आइडियोलॉजी है वो है मल्टीकल्चरलिज्म। मल्टीकल्चरलिज्म सबसे पहली बार कहाँ आया था? यूएसए में आया था 1960s में, जब वहाँ पे ब्लैक कॉन्शियसनेस मूवमेंट चल रहा था। अब ब्लैक कॉन्शियसनेस मूवमेंट और मल्टीकल्चरलिज्म का क्या लेना देना है? अब एक बात बताओ, जो मल्टीकल्चरलिज्म है वो हमेशा माइनॉरिटी राइट्स की बात करता है, उनके राइट्स को रिकॉग्नाइज करने की बात करता है। तो उस टाइम पे यूएसए में जो थे वो ब्लैक जो थे वो माइनॉरिटी में थे, और उनके राइट्स को रिकॉग्नाइज नहीं किया जा रहा था। उनके कल्चर को बहुत पिछड़ा हुआ समझा जा रहा था, उनके साथ एक्सप्लॉयटेशन हो रही थी। तो कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं कि मल्टीकल्चरलिज्म की शुरुआत वहाँ से हुई। ठीक है, ब्लैक कॉन्शियसनेस मूवमेंट क्या था कि ब्लैक के प्राइड्स को एस्टैब्लिश करना, उनको रिकॉग्नाइज करना, उनको एक डिस्टिंक्टिव अफ्रीकन आइडेंटिटी की तरह रीस्टैब्लिश करना। ठीक है, इट हैज़ बिन ऑल्सो शेप्ड बाय एथनोकल्चरल नेशनलिज्म। ठीक है, अब इसमें कहीं ना कहीं हमें मल्टीकल्चरलिज्म में एथनोकल्चरल नेशनलिज्म की शुरुआत भी होते हुए देखने को मिलती है। हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो रहेगा थिंकर्स पे, कि कौन से थिंकर्स मल्टीकल्चरलिज्म के हैं। और इसके बाद जितनी भी आइडियोलॉजीज पढ़ेंगे, आइडियोलॉजीज का ओवरव्यू लेंगे, और मेन काम होगा थिंकर्स को याद रखना, उनकी बुक्स, उनके आइडियाज़ को याद रखना। ठीक है, तो आधा काम हमारा क्या होगा, WPT भी साथ साथ कवर हो रहा है और हमारी थ्योरीज भी साथ साथ कवर हो रही हैं। ठीक है, सबसे बेस्ट पार्ट, और ये हमारा मोस्ट प्रोबेबली लास्ट पार्ट होगा एंड्रयू हेविट का, और फिर हमारी ये बुक भी खत्म हो जाएगी। तो ये कम्युनल डाइवर्सिटी की बात करते हैं, रेशियल, एथनिक और लैंग्वेज के जो बेसिस पे डिफरेंसेस होते हैं सोसाइटी में, और इनके बेसिस पे जो डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है वो उनको हटाना चाहते हैं। सिंपल सी बात है। मल्टीकल्चरलिज्म क्या? मल्टी मतलब बहुत सारे कल्चर्स हैं एक सोसाइटी में, और उन सब कल्चर को एक साथ रिकॉग्निशन मिलनी चाहिए, सब हर कल्चर की इक्वल वैल्यू होनी चाहिए। डाइवर्सिटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी का कॉन्सेप्ट आप मल्टीकल्चरलिज्म से रिलेट कर सकते हो। उसके अलावा वो कम्युनल डाइवर्सिटी को फेवर करते हैं, इंडिविजुअल के बेनिफिट की बात करते हैं, and the other based upon its benefits to the society, और सोसाइटी को इससे क्या बेनिफिट होगा उसकी भी बात करते हैं। ठीक है, सबको साथ लेकर चलना चाहता है, कोई भी माइनॉरिटी वर्ग उससे निगलेक्ट ना हो, बेसिकली वो देखते हैं। फिर कल्चरल इंटरप्ले है ये, तो मैंने बीच बीच में जो इम्पोर्टेंट लाइन नहीं थी, या जो मैंने आपको बोल के बता दी, वो मैंने आप ही हाईलाइट नहीं किया। आपको सिर्फ हाईलाइटेड वाला पार्ट मेरे साथ पढ़ते जाना है। तो ये क्या है? कल्चरल इंटरप्ले है एंड इनकरेजेस टॉलरेंस एंड रिस्पेक्ट फॉर अदर कल्चर्स। इसमें हम दूसरों के कल्चर की रिस्पेक्ट करते हैं, उनको टॉलरेट करते हैं, उनके रिलीजन्स को टॉलरेट करते हैं। ठीक है, वाइल एट द सेम टाइम स्ट्रेंथनिंग इनसाइड इट्स ओन कल्चर। लेकिन आपको अपने कल्चर को भी लेकर बहुत स्ट्रॉन्ग रहना है। ठीक है, दूसरों का कल्चर आपके साथ है, ठीक है, और कल्चर भी, आप जिस सोसाइटी में रहते हो और कल्चर भी एग्जिस्ट करते हैं, तो उनकी तरफ आपको घिन भावना से नहीं देखना है, उन कल्चर्स को भी रिस्पेक्ट करना है, टॉलरेट करना है। ठीक है, लेकिन साथ ही साथ अपने कल्चर को भी स्ट्रेंथन करना है। लिबरल मल्टीकल्चरलिज्म क्या कहता है? लिबरल मल्टीकल्चरलिज्म बात करता है दो चीज़ों की, फ्रीडम एंड टॉलरेशन। ठीक है, तो मल्टीकल्चरलिज्म में भी अलग अलग थॉट्स हैं, तो इसमें लिबरल मल्टीकल्चरलिज्म का हमारा है, लिबरल मतलब हो गया हमारा फ्रीडम, एंड टॉलरेशन है, तो मल्टीकल्चरलिज्म का मेन थीम टॉलरेशन ही है, तो वो भी आएगा। द एबिलिटी टू चूज वंस ओन मोरल बिलीव्स,
लिबरल मल्टीकल्चरलिज्म क्या कहता है कि एक बंदे में हमारी खुद की एक एबिलिटी होती है जिससे हम अपने कल्चरल बिलीव्स, अपने मोरल बिलीव्स, अपनी कल्चरल प्रैक्टिसेस को, हमारा रहन सहन का तरीका, ठीक है, हम खुद चूज़ करते हैं। ठीक है, हमारे पास इतनी एबिलिटी है कि हम ये सारी चीज़ें खुद चूज़ करते हैं रिगार्डलेस ऑफ वेदर दीज आर डिसअप्रूव्ड ऑफ बाय अदर्स। हम ये नहीं देखते उस टाइम पे कि क्या ये जो हमारे कल्चरल प्रैक्टिसेस है, हमारे बिलीव्स है, क्या वो दूसरे उसको नकार रहे हैं, क्या वो दूसरे इसको गलत दिशा में देख रहे हैं। हम उससे हमारा कोई लेना देना नहीं होता, राइट। नेगेटिव टॉलरेशन क्या मतलब है? नेगेटिव टॉलरेशन का मतलब है लीव एंड लेट लिव मल्टीकल्चरलिज्म और द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिफरेंस। तो ऐसे कुछ कीवर्ड्स हैं जो आपको मल्टीकल्चरलिज्म में हमेशा याद रखने हैं। पॉलिटिक्स ऑफ इंडिफरेंस जैसे कीवर्ड, लेट एंड लेट लीव मल्टीकल्चरलिज्म। तो नेगेटिव टॉलरेशन का मतलब क्या कि आप जियो और जीने दो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा नेगेटिव टॉलरेशन, ठीक है। पॉलिटिक्स ऑफ इंडिफरेंस यानी कि आपके साथ आपकी सोसाइटी में और कल्चर के लोग भी रह रहे हैं तो आपको उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। रह रहे हैं, ठीक है। आप उसको कोई एक्सप्लॉइट नहीं कर रहे हो उन कल्चर्स को। लेकिन सच अ पोजिशन बेस्ड अपॉन अ बिलीफ इन वैल्यू प्लूरलिज्म। इसमें हमारी बात आती है वैल्यू प्लूरलिज्म की। वैल्यू प्लूरलिज्म क्या है? वैल्यू प्लूरलिज्म एक ऐसा आइडिया है जहाँ पे कोई भी सिंगल कंसेप्ट ऑफ गुड लाइफ नहीं है, ठीक है। तो मल्टीकल्चरलिज्म कहता है कोई सिर्फ एक, आप कोई एक कॉन्सेप्ट नहीं बना सकते जो कि मतलब एक आपने एक व्यू पॉइंट डाल दिया और आपने बोल दिया कि ये जो कॉन्सेप्ट है ये गुड लाइफ का कॉन्सेप्ट है, इसी से आप गुड लाइफ अचीव कर सकते हो। ऐसा नहीं होता, कोई भी एक सिंगल कंसेप्ट नहीं होता। हर लोगों के लिए, हर कल्चर के लिए गुड लाइफ जो है वो अलग अलग तरीके से हो सकती है, ठीक है। कुछ मल्टीकल्चरल जो थियोरिस्ट हैं वो कहीं ना कहीं लिबरलिज्म को रिजेक्ट भी करते हैं। तो लिबरल मल्टीकल्चरलिज्म और लिबरलिज्म दो डिफरेंट चीज़ें हैं। तो कुछ लिखा है ना, कुछ, नॉट सारे। तो लिबरल मल्टीकल्चरलिज्म तो लिबरल व्यूज़ में भी मानेगा, लेकिन कुछ दूसरे तरीके के जो मल्टीकल्चरलिस्ट हैं वो लिबरलिज्म को भी रिजेक्ट करते हैं। देन कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, पॉजिटिव टॉलरेशन क्या है? फिर नेगेटिव टॉलरेशन हमने देखा कि जियो और जीने दो, जो सोसाइटी में लोग रह रहे हैं, ठीक है, रह रहे हैं, हमें उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। पॉजिटिव टॉलरेशन का मतलब है कि जब आप, जो आपके साथ लोग कल्चर में, जो डिस्टिंक्टिव कल्चर आपके साथ रह रहा है, सिर्फ आपको उनको एक्सेप्ट ही नहीं करना, उनको आपको रिकग्नाइज भी करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं जनरल क्लास की हूँ और मेरे साथ कोई SC ST आके बैठ जाता है या कोई शूद्र आके बैठ जाता है, ठीक है, तो मैं उसको बहुत घीन भावना से देखूंगी, ठीक है। मैं उसको उसके घर से तो निकाल नहीं सकती, वो मेरे नेबर में रह रहा है, पर क्या मैं उसके साथ बैठ के खाना खाऊंगी? क्या मैं उसको अपने पार्टीज में बुलाऊंगी? क्या मैं उसके साथ दोस्ती रखूंगी? तो ये सारी चीज़ें होती है हमारी पॉजिटिव टॉलरेशन। अगर मैं ये कर रही हूँ, मैं उन लोगों के साथ भी दोस्ती रख रही हूँ, उनके साथ एक ही प्लेट में खाना खा रही हूँ, तो इसका मतलब क्या है? पॉजिटिव टॉलरेशन, कि मैं उनको रिकग्नाइज कर रही हूँ, सिर्फ उनको एक्सेप्ट नहीं कर रही, उनके कल्चर्स में भी घुल मिल रही हूँ, ठीक है, जो कि एक अच्छी बात है। तो हमें पॉजिटिव टॉलरेशन रखना चाहिए। लिंक्स द डॉक्ट्रिन ऑफ माइनॉरिटी राइट्स टू द प्रमोशन ऑफ सोशल जस्टिस। अब मल्टीकल्चरलिज्म का मेन थीम ये भी है कि हमें कहीं ना कहीं जो माइनॉरिटी राइट्स हैं उसको सोशल जस्टिस दिलवाना है, ठीक है। या मतलब सोशल जस्टिस नहीं दिलवाना, माइनॉरिटी राइट्स को रिकॉग्नाइज करना है और सोशल जस्टिस को प्रमोट करना है उस सेंस में। ये बात करते हैं कल्चर डाइवर्सिटी की, ठीक है। तो ये कुछ कीवर्ड्स आपको याद रखते चलने हैं। देन क्रिटिक्स क्या कहते हैं? मल्टीकल्चरलिज्म को क्यों क्रिटिसाइज किया जाता है? तो क्रिटिसाइज किया जाता है क्योंकि वैल्यूज एंड प्रैक्टिसेस एज एक्सेप्टेबल सो लॉन्ग एज दे जनरेट अ सेंस ऑफ ग्रुप आइडेंटिटी। तो मल्टीकल्चरलिस्ट कि जो अगेंस्ट लोग हैं वो बोलते हैं कि ठीक है, लोग तब तक ही एक दूसरे कल्चर को एक्सेप्ट करेंगे जब तक वो उनमें एक ग्रुप आइडेंटिटी का एक सेंस होगा। नॉन लिबरल मल्टीकल्चरलिज्म जो है मे बी फोर्स टू इंडोर्स, इंडोर्स मतलब होता है सपोर्ट, ठीक है। तो मे बी फोर्स टू सपोर्ट रिएक्शनरी एंड ऑप्रेसिव प्रैक्टिसेस। तो हो सकता है जो नॉन लिबरल है मल्टीकल्चरलिज्म के अंदर, जो नॉन लिबरल थिंकर्स हैं, वो हो सकता है कि कुछ रिएक्शनरी और अप्रेसिव प्रैक्टिसेस को सपोर्ट करें, पर्टिकुलरली वंस दैट सबऑर्डिनेट वुमेन, ठीक है। तो हम कभी कभी वुमेन को मल्टीकल्चरलिज्म का पार्ट नहीं मान रहे हैं, तो हो सकता है क्योंकि लिबरल्स जो थे हमेशा ज़्यादातर मेंस की बात करते थे, उन्होंने वुमेन को इग्नोर किया था, जो कि फेमिनिज्म भी बाद में इसको क्रिटिसाइज करता है लिबरलिज्म को। देन ये प्रमोट करता है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। तो दूसरा क्रिटिक ये कहता है कि कहीं ना कहीं मल्टीकल्चरलिज्म की वजह से जो पॉलिटिक्स है वो इंस्टेबल होती है बाय एम्फसाइजिंग पर्टिकुलरिज्म। पर्टिकुलरिज्म का डेफिनेशन है एक्सक्लूसिव अटैचमेंट टू वंस ओन ग्रुप, पार्टी और नेशन, कि आप अपने किसी ग्रुप के प्रति, अपने नेशन के प्रति या अपनी पार्टी के प्रति बहुत अटैच्ड हो, ठीक है। वो आपकी जो अटैचमेंट है वो एक्सक्लूसिव है, यानी कि वो आप सिर्फ उसी की तरफ एक
एक मतलब एक डायमेंशन लेकर चल रहे हो, बाकी डायमेंशन में फोकस नहीं कर रहे हो, तो आप पर्टिकुलर हो उस चीज़ को लेकर, ना कि आप नेशनल कोहेशन के बारे में नहीं सोच रहे कि सबको लेकर चले, सबका साथ सबका विकास, ऐसा नहीं सोच रहे हो। आप सिर्फ बहुत पर्टिकुलर हो अपनी चीज़ों को लेकर, ठीक है। तो अगर आप बहुत पर्टिकुलर रहोगे अपने सिर्फ अपने कल्चर को लेकर, तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आना स्वाभाविक है, क्योंकि इसी पॉइंट पे मल्टीकल्चरलिज्म को थोड़ा सा क्रिटिसाइज किया जाता है। देन द एडवांटेजेस ऑफ कल्चरल एम्बेडेडनेस एंड होल्ड्स दैट Finally, multiculturalism may be incoherent insofar as it both proclaims, तो multiculturalism proclaim करता है कि हमारे पास हम कल्चरल एम्बेडेडनेस भी रखते हैं, हम सारे कल्चर को एम्बेड एक साथ लेकर आना चाहते हैं और सोसाइटी को बेनिफिट देना चाहते हैं फ्रॉम एक्सचेंजेस अमंग कल्चर्स। ये लोग अपना कल्चर आपस में एक्सचेंज करें। एक्सचेंज ये नहीं कि आप कन्वर्जन कर रहे हो, एक्सचेंज इन द सेंस आप दूसरे के कल्चर को भी समझ रहे हो। जैसे मेरे को बहुत पसंद है कि दूसरे कल्चर में जाना और देखना कि अच्छा वहाँ की क्या परंपरा है, ठीक है, तो वो सब सीखने में अच्छा लगता है। दैट विल टेंड वीकन देयर डिस्टिंक्टिवनेस, तो इनसे क्या होगा, जो आपका एक पर्टिकुलर एक कट्टरवाद है एक तरीके से आप बोल सकते हो, तो आप वो और ज़्यादा डिस्टिंक्टिव नहीं रहोगे, राइट। अब कल्चर में इंडिया में भी तो बहुत सारे कल्चर्स हैं ना, ऐसा थोड़ी है कि मैं हिंदू की बात कर रही हूँ, मुस्लिम की बात कर रही हूँ। हिंदू उसके अंदर भी कितने सारे कल्चर्स हैं। साउथ का कल्चर अलग है, नॉर्थ वेस्ट का अलग है, नॉर्थ ईस्ट का अलग है, तो उनको भी आप समझ सकते हो, राइट। तो अब बात करते हैं चार्ल्स टेलर की फिगर्स, जो कि मल्टीकल्चरलिज्म के, जो कि हमारे WPT के पॉइंट ऑफ व्यू से और पॉलिटिकल थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्लस जो फैक्ट्स वाले क्वेश्चन आते हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ये थिंकर्स। तो मल्टीकल्चरलिज्म में हम पढ़ते हैं चार्ल्स टेलर को। चार्ल्स टेलर जो थे, सबसे पहली बात आपको याद रखना है कि ये इम्बॉडेड इंडिविजुअल्स का आइडिया अगर आता है या ये जो कीवर्ड आता है, तो ये आपको पता होना चाहिए ये कीवर्ड दिया है चार्ल्स टेलर ने। और हिज कम्युनिटेरियन पोर्ट्रेवल ऑफ पर्सन्स एज इम्बॉडेड इंडिविजुअल्स, तो वो पर्सन्स को क्या बोलते हैं, इम्बॉडेड इंडिविजुअल्स बोलते हैं। इम्बॉडेड मतलब किसी चीज़ को शेप में लाना, कि आपने एक पर्टिकुलर पर्सन को, आपने उसको एक बॉडी दे दी है, आपने उसको एक शेप दे दी है और आप उसको एक देखने का नज़रिया देख रहे हो, नज़रिया मतलब बना रहे हो, ठीक है। हैज़ enabled him to argue in favor of the politics of recognition, तो उसका ये जो पॉइंट है इम्बॉडेड इंडिविजुअल्स का, वो किसके फेवर में बोलते हैं, पॉलिटिक्स ऑफ रिकॉग्निशन के फेवर में बोलते हैं कि हमें पॉलिटिक्स ऑफ रिकॉग्निशन, इनकी बुक का भी नाम है, जिसमें वो बोलते हैं कि हमें इंडिविजुअल्स को एज ए मतलब पर्सन्स को एज ए इम्बॉडेड इंडिविजुअल रिकॉग्नाइज करने की ज़रूरत है, ठीक है। दैट इंडिविजुअल्स नीड टू बी द ऑब्जेक्ट ऑफ अदर्स पॉजिटिव एटीट्यूड, ठीक है। तो इम्बॉडेड इंडिविजुअल्स का या फिर पॉलिटिक्स ऑफ रिकॉग्निशन का यहाँ पे डेफिनेशन भी दे रखा है कि इंडिविजुअल्स जो हैं हमको दूसरों की तरफ एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखना चाहिए, एंड दैट कल्चर्स हैव देयर यूनिक ऑथेंटिक एसेंस, और हर कल्चर का अपना एक यूनिक ऑथेंटिक एक डिफरेंशिएटर या एसेंस होता है, ठीक है। और टेलर जो है एक्सेप्ट करते हैं, चार्ल्स टेलर, नॉट टेलर भी वो वाले नहीं है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी एक टेलर है, वो फेडरिक टेलर है, ये चार्ल्स टेलर है मल्टीकल्चरलिज्म के। इनकी बुक्स PYQ में बहुत बारी आई है, दोनों ही, सोर्सेज ऑफ द सेल्फ एंड द पॉलिटिक्स ऑफ रिकॉग्निशन, दोनों बुक्स आपको याद रखनी है। और ये एक्सेप्ट करते हैं लिबरल सोसाइटी शुड बी बेस्ड अपॉन गारंटीड बेसिक फ्रीडम, तो हर लिबरल सोसाइटी में कम से कम बेसिक फ्रीडम तो होनी ही चाहिए। तो सोर्सेज ऑफ द सेल्फ एंड द पॉलिटिक्स ऑफ रिकॉग्निशन, चार्ल्स टेलर, ठीक है। अब ये बुक्स तो मुझे ऑलरेडी याद है क्योंकि बहुत बारी पढ़ ली, तो मैंने कोई ट्रिक नहीं बनाई, आपको बनाई जा रही है तो अच्छी बात है, वरना इसको अच्छे से एक बारी रट लो, ठीक है। तो जो हमने चार्ल्स टेलर को रिकॉग्नाइज किया और उसने सेल्फ रिकॉग्निशन, तो अगर आप सेल्फ रिकॉग्निशन भी याद रखते हो तो आपको दोनों बुक्स एक साथ याद हो सकती हैं। विल्किमलिका जो है वो रिकनसाइल करती है लिबरलिज्म विद आइडियाज ऑफ कम्युनिटी, तो अब यहाँ पे लिबरलिज्म के आइडिया को कम्युनिटी के आइडियाज़ के साथ जोड़ के देखा जा रहा है, एंड कल्चरल मेंबरशिप के आइडियाज़ के साथ भी जोड़कर देखा जा रहा है। तो कौन सी थिंकर है जिसने लिबरलिज्म को कंबाइन किया कम्युनिटी मेंबरशिप प्लस कल्चरल मेंबरशिप के साथ, तो वो आपको याद रखना है, विल्किमलिका है। और आइडिया ऑफ मल्टीकल्चरल सिटीजनशिप आर रिपीटेड PYQ, यू शुड रिमेंबर आइडिया ऑफ मल्टीकल्चरल सिटीजनशिप इज गिवन बाय विल्किमलिका। एंड ये बोलती है कि जो कल्चर्स हैं वो प्रोवाइड करते हैं, इंडिविजुअल्स आर प्रोवाइडेड विद मीनिंग्स, ओरिएंटेशन, आइडेंटिटी एंड बिलोंगिंग, ठीक है। कल्चर्स जो है वो वैल्यूएबल है एंड डिस्टिंक्ट है, कि डिस्टिंक्ट मतलब पता है यूनिक, ठीक है। हम अपने कल्चर को वैल्यू करते हैं और हमारा कल्चर जो है डिस्टिंक्ट है, एंड प्रोवाइड अ कंटेक्स्ट इन विच, और हमारा कल्चर हमें एक ऐसा दृष्टिकोण या कंटेक्स्ट प्रोवाइड करता है जिसमें इंडिविजुअल्स को हर इंडिविजुअल का एक अलग मीनिंग है, ओरिएंटेशन मतलब उसका
हर कल्चर के प्रति या अपने कल्चर के प्रति एक अलग सा झुकाव यानी कि और आइडियोलॉजिकल आप मान सकते हो, ठीक है। वो अपने हर चीज़ को जो उसके आसपास है वो उसको अपना मीनिंग देता है, ठीक है। उसकी खुद की एक आइडेंटिटी है, उसका एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस है। तो हर इंडिविजुअल का वो अलग होता है डिपेंडिंग अपॉन हिज और हर कल्चर। तो विल्किन अमेरिका ये बहुत लॉजिकल सेंस में बात कर रही हैं। एंड डिस्टिंग्विश बिटवीन द राइट्स ऑफ, तो वो 2 राइट्स की बात करती है, 3 राइट्स की बात करती है एक्चुअली। राइट्स ऑफ नेशनल माइनॉरिटीज़ की बात करती हैं, जिनको वो बोलते हैं कि जो माइनॉरिटीज़ है, माइनॉरिटीज़ के पास रिप्रेजेंटेशन राइट्स होने चाहिए। अब PYQ मैथ्स ऑफ फॉलोइंग में या ऑड वन आउट में बहुत बारी आता है। तो माइनॉरिटीज़ को कौन से राइट मिलने चाहिए? रिप्रेजेंटेशन राइट्स। और फिर एथनिक राइट्स की बात करती है, पॉलीएथनिक राइट्स, जिसको जो मिलने चाहिए किसको? पॉलीएथनिक राइट्स मिलने चाहिए एथनिक ग्रुप्स को, और ऐसे एथनिक ग्रुप्स जो इमिग्रेशन के थ्रू आए हैं। इनकी बुक जो है काफ़ी फेमस, LCC वेलकम लिखा, ठीक है, LCC वेलकम लिखा, ऐसे याद रख लो। लिबरलिज्म, कम्युनिटी एंड कल्चर, तो कल्चर की है। और मल्टी कल्चरल सिटीजनशिप, तो ऑल आइडिया इनका मल्टी कल्चरल सिटीजनशिप का था, तो ये बहुत ईजी बुक है, आपको याद रहेगी। ऑल्सो अ PYQ। भिखु पारेख इज ऑल्सो अ मल्टी कल्चरलिस्ट, एंड उनकी जो फेमस बुक है रीथिंकिंग मल्टी कल्चरलिज्म एंड गांधी, ठीक है। तो ये यूनिक बुक है जो आपको पूछी जा सकती है। तो गांधी जो है 1997 में किसने लिखी थी? तो भिखु पारेख ने लिखी थी। और रीथिंकिंग मल्टीकल्चरलिज्म 2000 में लिखी गई थी। किसने लिखी? भिखु पारेख ने, रीथिंकिंग मल्टीकल्चरलिज्म। तो इसमें देखो HIK आ रहा है, यहाँ पे भी कुछ HIK जैसा आ रहा है। तो मैंने ऐसा कुछ याद किया था इसका कि आपको इसमें और इसके नाम में थोड़ा सा ऐसे देखने में आप इमेजिन कर सकते हो। तो अभी क्या बात करते हैं भिखु पारेख बात करते हैं कि देयर इज अ डायलेक्टिक इंटरप्ले बिटवीन ह्यूमन नेचर एंड कल्चर। तो ह्यूमन नेचर और कल्चर के बीच में एक कहीं ना कहीं क्या होता है? एक रिलेशन होता है, ठीक है। इंटरप्ले यानी कि इंटरैक्शन चलता रहता है। इन विच ह्यूमन बींग्स आर कल्चरली कॉन्स्टिट्यूटेड इन द सेंस, तो ह्यूमन बींग्स जो हैं वो कल्चरली कॉन्स्टिट्यूटेड होते हैं, मतलब ह्यूमन बींग्स जो बनते हैं वो उनके में कहीं ना कहीं कल्चर का बहुत प्रभाव होता है। जैसे मैं बड़ी हुई, ठीक है, तो वैसे वैसे मेरे कल्चर, मेरे जो थिंकिंग है उस पर बहुत प्रभाव डालेगा, सही बात है। एंड उस कल्चर की वजह से हमारे एटीट्यूड, हमारे बिहेवियर में चेंजेस आएंगे एंड वेज ऑफ लाइफ। तो आप सबको पता है कि जो आपका एटीट्यूड है, आपका जो बिहेवियर है, जिस तरीके से आप ज़िंदगी जी रहे हो, आप जैसा खाना खा रहे हो, कहीं ना कहीं वो सारा क्या है? आपके कल्चर में है, ठीक है। तो आपको वैसा कल्चर मिला है, इसलिए आपका वैसा एटीट्यूड, बिहेवियर और वे ऑफ लाइफ है। और ये एटीट्यूड जो है या जो वे ऑफ लाइफ है आर शेयर्ड बाय द ग्रुप्स टू विच दे बिलोंग। सिंपल, जिस ग्रुप से या जिस कल्चर ग्रुप से वो बिलोंग करते हैं वैसे ही आपका बिहेवियर हो जाता है। सिंपल, बहुत सिंपल बात उन्होंने बोली कि हमारा, आप इसको रियल लाइफ में रिलेट करके याद रख लो। और ऐसा याद रख लो कि आप जो है भिखु पारेख आपके लिए ही बोल रहे हैं कि आपका जो आज का बिहेवियर है, आपका वे ऑफ लाइफ है, वो आपके कल्चर, आपके ग्रुप से बिलोंग करता है। देन यहाँ पे गटमैन की एक बुक है मल्टीकल्चरलिज्म एंड द पॉलिटिक्स ऑफ रिकॉग्निशन। तो मैंने आपको ये हाईलाइट कर दिया, ये आपको PDF मिल जाएगा, तो याद रखना, क्योंकि पॉलिटिक्स ऑफ रिकॉग्निशन है चार्ल्स टेलर की, लेकिन अगर उसमें आ जाए मल्टीकल्चरलिज्म एंड द पॉलिटिक्स ऑफ रिकॉग्निशन तो वो हो जाएगी गटमैन की, ठीक है। सो देयर इज अ डिफरेंस, और इसलिए आपको घुमाने के लिए आपका -1 हो जाएगा यहाँ पे अगर आपने चार्ल्स टेलर मार्क कर दिया, और बुक का नाम ये था। देन रीथिंकिंग मल्टीकल्चरलिज्म का फुल बुक का नाम क्या है? तो बिल्कुल लिखा के मैंने बता दी, भिखु पारेख का रीथिंकिंग मल्टीकल्चरलिज्म कॉलन, ठीक है। सब थीम क्या है बुक की? कल्चरल डाइवर्सिटी एंड पॉलिटिकल थ्योरी। कितनी बार सब थीम भी पूछ ली जाती है, जैसे पेनल्टी ऑफ ईवल की ये जो है सब थीम पूछ ली गई थी कि पेनल्टी ऑफ ईवल का जो बुक है इसका नाम पूरा करो, तो ऐशमैन इन जेरूसलेम था, ऐशमैन इन जेरूसलेम पेनल्टी ऑफ ईवल, तो ये PYQ था। तो वैसे ही आजकल फुल नाम भी पूछा जाने लग गया है, तो रीथिंकिंग मल्टीकल्चरलिज्म, कल्चरल डाइवर्सिटी एंड पॉलिटिकल थ्योरी, ये पूरा बुक का नाम है भिखु पारेख की। सो बात करते हैं डेमोक्रेसी की। डेमोक्रेसी को आई डोंट थिंक आपको बताने की जरूरत है, डेमोक्रेसी क्या होती है, सबको पता है। क्लासिकल डेमोक्रेसी हमारी जी एथेनियन मॉडल से ली गई थी। प्रोटेक्टिव डेमोक्रेसी में हम बात करते हैं इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेटिक रूल की, ठीक है, इनडायरेक्ट रूल जो होता है। डेवलपमेंटल डेमोक्रेसी में हम बात करते हैं पॉपुलर पार्टिसिपेशन की, और डिलिबरेटिव डेमोक्रेसी में हम बात करते हैं पब्लिक डिबेट्स एंड डिस्कशन की। तो ये थोड़ा सा आपको सबको पता ही था, इसलिए मैंने ज़्यादा हाईलाइट भी नहीं किया। इसके जो थिंकर्स हैं वो है रूसो। रूसो क्या बात करते हैं? अब डेमोक्रेसी,
तो डेमोक्रेसी के अंदर जो थिंकर्स आते हैं वो भी आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी आपको कोट वगैरह आ जाता है किसी, तो आपको अगर थिंकर्स पता होंगे तो आप ऑड वन आउट भी कर सकते हो कि भाई हाँ डेमोक्रेसी के थिंकर थे तो डेमोक्रेसी के बारे में अच्छा ही बोलेंगे। तो रूसो क्या बोलते हैं डेमोक्रेसी को? डेमोक्रेसी का मतलब है रूसो के लिए कि जहाँ पे जो ह्यूमंस है वो फ्रीडम और ऑटोनॉमी अचीव कर सके, इसका मतलब वो डेमोक्रेसी में एक रह रहे हैं। ठीक है, डेमोक्रेसी है मतलब वहाँ पे लोग फ्रीडम है, वहाँ पे लोगों के पास ऑटोनॉमी है। ठीक है, और वहाँ पे लोग जो है लॉ को ओबे कर रहे हैं, वन प्रिस्क्राइब्स टू वन सेल्फ। तो मतलब बेसिकली वहाँ पे लोग अपने लॉज को ओबे कर रहे हैं। ठीक है, क्रिटिक ऑफ द प्रैक्टिस ऑफ इलेक्शन, ऑल्दो डेमोक्रेसी में, ठीक है चलो आप बोलोगे रूसो जो है डेमोक्रेसी में बिलीवर है तो क्या वो इलेक्शन में नहीं मानेंगे? तो अगर हम एक कॉमन सेंस ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या किसी बच्चे से पूछे तो वो कहेगा हाँ भाई डेमोक्रेसी में मानता है तो इलेक्शन में भी मानता होगा। पर नहीं, रूसो जो थे वो प्रैक्टिस ऑफ इलेक्शंस में नहीं मानते थे, उसको क्रिटिसाइज करते थे एंड इंसिस्टेड दैट, और उस इलेक्शंस की जगह वो बोलते थे कि आप डायरेक्टली पार्टिसिपेट करो। ठीक है, इलेक्शन की जरूरत नहीं है कि आपको कोई अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजना है, इलेक्शन की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली पार्टिसिपेट करो उसमें गवर्नमेंट में जाके, उनके डिसीजन में जाके, इलेक्शंस क्यों कराने हैं। ठीक है, और वो उनका ओबीडियंस टू जनरल विल, तो जनरल विल का कॉन्सेप्ट हमें रूसो का सबको पता ही है। ठीक है, तो इसी से वो बोलते हैं कि अगर डेमोक्रेसी ऐसी होगी जहाँ पे लोग डायरेक्टली पार्टिसिपेट करेंगे और कॉन्टिन्यूसली पार्टिसिपेट करेंगे इन शेपिंग द लाइफ ऑफ देयर कम्युनिटी, अपनी कम्युनिटी के लिए काम करेंगे, और इसलिए रूसो इसी कॉन्टेक्स्ट में अपना ओबीडियंस टू जनरल विल का कॉन्सेप्ट भी देते हैं। बात करते हैं जोसेफ स्कम्पीटर की। तो जोसेफ स्कम्पीटर जो है उनका डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट अगर देखें तो वो कैपिटलिज्म को बहुत अच्छा एनालिसिस देते हैं कैपिटलिज्म के ऊपर, कि कैपिटलिज्म जो है उसमें एक ब्यूरोक्रेटिक टेंडेंसीज है। ठीक है, एंड इट्स ग्रोइंग रिसेम्बलेंस टू सोशलिज्म, और धीरे धीरे क्या हो रहा है, जो कैपिटलिज्म है वो सोशलिज्म के साथ आगे बढ़ता जा रहा है, मतलब कंबाइन होता हुआ दिख रहा है, उसमें जो गैप है, जो ब्रिज है वो कम होता जा रहा है। ठीक है, एंड हिज थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी ऑफर्ड एन ऑल्टरनेटिव टू द क्लासिकल डॉक्ट्रिन। और जोसेफ स्कम्पीटर किस चीज़ के लिए यूनिक थिंकर है, तो अगर देखा जाए तो ये क्लासिकल डॉक्ट्रिन जो है, क्लासिकल डॉक्ट्रिन किस चीज़ का क्लासिकल डॉक्ट्रिन, डेमोक्रेसी का क्लासिकल डॉक्ट्रिन, या हम कैपिटलिज्म का क्लासिकल डॉक्ट्रिन जो है या आइडिया है उसका एक ऑल्टरनेटिव लेकर आते हैं। ठीक है, और बात करते हैं कॉमन गुड की। अब क्लासिकल डॉक्ट्रिन जो बात करता था कॉमन गुड की बात करता था, मैंने तो डबल हाईलाइट किया हुआ है ना, इसलिए डबल हाईलाइट किया है कि जो क्लासिकल डॉक्ट्रिन है वो कॉमन गुड की बात करता था, उसका वो एक ऑल्टरनेटिव लेकर आते हैं और बोलते हैं कि जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है उसमें स्ट्रगल होता है बिटवीन पावर सीकिंग पॉलिटिशियंस इंटेंटेड अपॉन विनिंग द पीपल्स वोट, कि सारे जो लोग हैं, ठीक है, जो पॉलिटिशियंस हैं आपस में पावर के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, ये कह रहा है मेरे को पावर चाहिए, ये कह रहा है मुझे पावर चाहिए, तीसरा बंदा आ गया और कैंडिडेट वो कह रहा है मुझे पावर चाहिए, और सबका एक ही काम है लोगों के वोट जीतना। सिंपल, इंडिया का एग्जाम्पल ले लो आप सबसे बड़ा, ये सारे पॉलिटिशियन पावर सीकिंग, पावर के लिए स्ट्रगल करते हैं और उनका मेन मकसद होता है पीपल्स के वोटों को जीतना। और वो बोलते हैं कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी जो है वो इन्फ्लुएंस्ड है, वो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी जो थी ना उनकी इज एनालॉगस टू इकोनॉमिक मार्केट। ठीक है, एनालॉगस का मतलब होता है सिमिलर, तो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी वो कहीं ना कहीं उसको साथ में इकोनॉमिक मार्केट के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं, और बाद में इसी चीज़ का जो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी जोसेफ स्कम्पीटर ने दी थी उसी चीज़ का इन्फ्लुएंस रैशनल चॉइस थ्योरीज को भी देखने को मिलता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कभी कि रैशनल चॉइस थ्योरी जो आई बाद में, वो कहीं ना कहीं उसका फाउंडेशन अगर हमें देखना होता है हम कहाँ देख सकते हैं, तो रैशनल चॉइस थ्योरी का फाउंडेशन हम डेमोक्रेसी में देख सकते हैं, स्पेशली जोसेफ स्कम्पीटर के कॉन्सेप्ट में देख सकते हैं। और इनकी इंपॉर्टेंट बुक बहुत बारी PYQ आई है, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड डेमोक्रेसी। तो जैसे इनके नाम में SCR है, स्कम्पीटर, तो मैंने ऐसे याद कर लिया था, S से सोशलिज्म, C से कैपिटलिज्म, और तो कैपिटलिज्म इनके नाम में, इसकी बुक के नाम में पहले आता है, पर मैंने इसको बुक को ऐसे याद किया था, एक आँख बंद करके इमेजिन किया था, आप भी इमेजिन करो स्कम्पीटर का नाम, और तो स्कम्पीटर में जो S है, ठीक है, उसमें सोशलिज्म है, C से कैपिटलिज्म है, और ये डेमोक्रेसी के थिंकर है, ये तो आपको याद हो ही गया। ठीक है, रूसो, स्कम्पीटर और मैकपियर्सन भी आ गए हमारे। ठीक है, CB मैकपियर्सन जिसको हम बोलते हैं, आप CB मैकपियर्सन का पूरा नाम देख लो, क्रॉफोर्ड मैकपियर्सन। ठीक है, तो CB मैकपियर्सन जो है हमारा पूरा का पूरा, मैंने एक पूरा वीडियो बना रखा है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। CB से मैंने आपको क्रिएटिव बच्चा की स्टोरी याद कराई थी, और क्रिएटिव बच्चे से मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट याद करा लिया था। तो इतना, ऑल्दो ये PDF आपको मिल जाएगी हाईलाइटेड वाला, लेकिन अब वो वीडियो ज़रूर से देखना, सब कुछ मैंने सारे कॉन्सेप्ट विथ ट्रिक याद कराए हैं, तो मैं यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करूँगी ट्रिक बता के दोबारा से। ठीक है, तो लेफ्टिस्ट फॉर्म ऑफ लिबरलिज्म देते हैं,
अर्ली लिबरलिज्म को वो एक पॉजिटिव इंडिविजुअलिज्म की तरह देखते हैं। तो मैंने बात किया था जो हमारा क्रिएटिव बच्चा है या सीबी जो है बहुत पॉजिटिव है अपनी चीज़ों को लेकर, ऐसे बताया था मैंने आपको। देन मार्केट सोसाइटी से लिंक किया था, लिबरल डेमोक्रेसी को वो खिलाफ थे। सीबी मैकफियर्सन लिबरल डेमोक्रेसी के खिलाफ थे क्योंकि वो उनको लगता था कि लिबरल डेमोक्रेसी में प्री डेमोक्रेटिक फीचर्स हैं, मतलब डेमोक्रेसी अभी तक आई नहीं है। कैपिटलिज्म को वो फेवर करते हैं। इक्वल लिबर्टी के प्रिंसिपल की बात करते हैं। इक्वल लिबर्टी में वो पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी की बात करते हैं। जो हमारा क्रिएटिव बच्चा है वो हर जगह पार्टिसिपेट करता है और अपनी क्रिएटिवनेस को बढ़ाता है। एंड इन अ नॉन मार्केट सोशल इन्वायरमेंट, ठीक है, पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी की भी बात करते हैं और नॉन मार्केट सोशल इन्वायरमेंट की बात करते हैं। इनकी बुक ये रही पॉलिटिकल थ्योरी ऑफ पॉजिटिव इंडिविजुअलिज्म। तो हमारा जो सीबी मैकफियर्सन यानी कि जो क्रिएटिव बच्चा है वो बहुत पॉजिटिव है। वो पूरी की पूरी अपनी मतलब इतना क्रिएटिव है वो कि उसने पूरी की पूरी डेमोक्रेटिक थ्योरी लिख दी और पूरा के पूरे लाइफ एंड टाइम्स ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी, मतलब अपना पूरा जीवन जो था, अपना लाइफ और अपना जितना भी टाइम था वो सारा उसने डेमोक्रेसी को दे दिया। वो इतना क्रिएटिव था, इतना पॉजिटिव था डेमोक्रेसी को लेकर। तो आई होप इसको आपको थोड़ा सा ऐसा ओवरव्यू मिल गया होगा। डिटेल में आप वो लेक्चर देख सकते हो, ज़्यादा बड़ा लेक्चर नहीं है, 15 मिनट का है, पर आपको पूरी की पूरी सीबी मैकफियर्सन के सारे कॉन्सेप्ट्स याद हो जाएंगे। प्लूरलिस्ट थ्योरी के लिए रॉबर्ट डॉल को जाना जाता है। रिपीटेड PYQ, प्लूरलिस्ट थ्योरी जहाँ पे भी आए आपको रॉबर्ट डॉल ही मार्क करना है। रॉबर्ट थाल और ढॉल, इसका मैंने आपको ऐसे बहुत सारा स्टोरी भी बताई थी कि आप डॉल भी बोल सकते हो इसको। डॉल मतलब गुड़िया, तो उससे आप याद कर सकते हो। ढाल जो होती है, ठीक है, उससे याद कर सकते हो। देन प्लूरलिस्ट थ्योरी जो है वो कंट्रास्ट करता है, रॉबर्ट डॉल जी कंट्रास्ट करते हैं मॉडर्न डेमोक्रेटिक सिस्टम को विद क्लासिकल डेमोक्रेसी ऑफ एंशिएंट ग्रीस। ठीक है, तो जो आज का मॉडर्न डेमोक्रेटिक सिस्टम है और जो पुराना एंशिएंट ग्रीस का जो डेमोक्रेटिक सिस्टम था, उन दोनों के बीच में क्या वर्सेस है, वर्सेस इन द सेंस दोनों में क्या बात अलग अलग चीज़ें हैं, उसको मॉडर्न वर्सेस एंशिएंट डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ ग्रीस को कॉन्ट्रास्ट करते हैं। पॉलीआर्की टर्म यूज़ करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट थी जो दो चीज़ों के लिए वो जाने जाते हैं, पहला प्लूरलिस्ट थ्योरी और दूसरा पॉलीआर्की। तो प्लूरलिस्ट पॉलीआर्की ये दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं टाइप्स। तो पॉलीआर्की मतलब क्या होता है, रूल बाय मैनी। ठीक है, जब बहुत सारे लोग रूल करें एक साथ तो वो रूल बाय मैनी, उसको पॉलीआर्की बोलते हैं और ये उसको फेवर करते थे। ठीक है, मतलब अ डिस्टिंक्ट फ्रॉम रूल बाय ऑल सिटीजन्स। इसका मतलब ये नहीं कि सारे सिटीजन रूल करेंगे। पॉलीआर्की का मतलब है लोग, ज़्यादा लोग रूल करेंगे। ओलिगार्की होता है ना, जैसे ओलिगार्की में कुछ लोग रूल करते हैं, पॉलीआर्की में बहुत सारे लोग रूल करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सारे सिटीजन्स रूल करते हैं। कम्पिटिटिव इलेक्शन की वो बात करते हैं और वो बोलते हैं कि अगर कम्पिटिटिव इलेक्शंस होंगे तो जो परमानेंट एलीट का जो सिस्टम है, ठीक है, वो कभी इमर्ज ही नहीं हो पाएगा। लिखा ना यहाँ पे प्रिवेंट, तो प्रिवेंट मतलब कि हम परमानेंट एलीट का जो सिस्टम है उसको हम खत्म कर सकते हैं अगर हम कम्पिटिटिव इलेक्शंस लेकर आए। और अगर कम्पिटिटिव इलेक्शंस होंगे तो उससे क्या होगा, हमें वाइड एक्सेस मिलेगा टू पॉलिटिकल प्रोसेस। इंश्योर वाइड एक्सेस टू पॉलिटिकल प्रोसेस। A preface to democratic theory, who governs, very important book by Robert Dahl, who governs. Then a preface to democratic theory, Robert Dahl. Dilemmas of pluralist theory, pluralist आ रहा है, polyarchy word आ रहा है, तो मतलब आपको Robert Dahl मार्क करना है। Pluralist democracy, a preface to economic democracy, तो a preface to economic democracy। अब रॉबर्ट बनाना हमारे लिए इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। हमारी इकोनॉमिक डेमोक्रेसी के लिए रोबोट बनाना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है AI के ज़माने में। तो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी का प्रीफेस लिखा रॉबर्ट डॉल ने। ठीक है, सो दैट्स इट एंड कमिंग टू द नेक्स्ट। अब आके हम फेमिनिस्ट पॉलिटिकल थ्योरी पे, यहाँ पे इसका हेडिंग नहीं लिखा हुआ है, मिस हो गया शायद, तो अब ये बात कर लो। फेमिनिज्म की बात आ गई, थर्ड आइडियोलॉजी और उसके थिंकर्स। तो फेमिनिस्ट पॉलिटिकल थ्योरी आप सबको होता है पावर, डोमिनेशन, इक्वालिटी, पोस्ट मॉडर्न फेमिनिस्ट आप पढ़ चुके हो ना, तो इसका है नहीं, हमें की फिगर्स देखते हैं। मैरी वोल्स्टनक्रॉफ्ट सबसे इंपॉर्टेंट बुक, अ विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन, आप सबने पढ़ी ही होगी। इससे पहले उन्होंने लिखी थी अ विंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन। ठीक है, तो वो उन्होंने लिखी थी 1790 में और 2 साल बाद उन्होंने 92 में राइट्स ऑफ वुमेन भी लिखी थी, उसी के आगे मॉडिफिकेशन में या क्रिटिसिज्म में। अब ये बात मैरी वोल्स्टनक्रॉफ्ट है, हमारे फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे आई थी एंड इन्होंने ह्यूमन बींग्स को कोर प्रिंसिपल माना था ऑफ लिबरल फेमिनिज्म। तो ये लिबरल फेमिनिस्ट है। इसमें बस मेन चीज़ यही था कि आपको ये बुक याद रखनी थी और इसका जो पूरा का जो जब हम पढ़ेंगे तो WPT में इनको अच्छे से पढ़ ही लेंगे। ठीक है, यहाँ पे कुछ ज़्यादा खास लिखा भी हुआ भी नहीं है, तो इसको इसलिए हमने पढ़ा नहीं। ठीक है, इतना सा याद रख लेना, मैरी वोल्स्टनक्रॉफ्ट और WPT में अच्छे से पढ़ लेना, जो मैं आपको PDF दूंगी।
या फिर मैं जब पढ़ाऊँगी। साइमन दे ब्यूवर का जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे बस द सेकंड सेक्स, तो वो आपको इसकी ये बुक याद रखनी है, बहुत बारी PYQ में आ चुकी है। साइमन दे ब्यूवर की कौन सी बुक है? द सेकंड सेक्स। और कुछ इसमें ज़्यादा है नहीं। केट मिलेट का है सेक्सुअल पॉलिटिक्स, अगेन आई रिपीटेड PYQ, ठीक है। तो ये जो केट मिलेट हैं वो क्या करती हैं, वो पेट्रियार्की को एज अ सोशल कांस्टेंट देखती हैं। तो ये आपका कोर्ट में या कभी आ सकता है, ठीक है, पेट्रियार्की एज अ सोशल कांस्टेंट। बाकी आपको PDF मिल जाएगा, आप पढ़ सकते हो। वही फेमिनिज्म की घिसी-पिटी बातें लिखी हुई हैं जो सबको पढ़ते ही समझ आ जाएंगी, और हर थिंकर का पॉइंट ऑफ व्यू सेम ही है। जूलियट मिशेल जो है वो सोशलिस्ट फेमिनिस्ट है, एंड शी है, ये मतलब बेसिकली कैन कल्चर एंड आइडियोलॉजिकल रूट्स बोलती है कि जो पेट्रियार्की के जो कल्चर और आइडियोलॉजिकल रूट्स हैं, ठीक है, उसके अगेंस्ट वो वॉर्न करती हैं बेसिकली, एंड इट कैन नॉट बी ओवरथ्रोन सिंपली बाय रिप्लेसिंग कैपिटलिज्म विद सोशलिज्म। तो वो बोलते हैं, जूलियट मिशेल बोलती हैं कि कैपिटलिज्म को सोशलिज्म से रिप्लेस कर देने का मतलब ये नहीं है कि पेट्रियार्की खत्म हो जाएगी। पेट्रियार्की खत्म नहीं होगी अगर सोशलिज्म तब आ भी गया तब भी, ठीक है। तो वो आपका जो वो है ना एजम्पशन, वो गलत है, ऐसा जूलियट मिशेल क्रिटिसाइज करती हैं बाकी थिंकर्स को। एंड मिशेल जो है पहला फर्स्ट फेमिनिस्ट है टू यूज साइको एनालिटिकल थ्योरी, तो दैट्स अ यूनिक पॉइंट अबाउट हर, एंड दैट्स ऑल्सो अ PYQ जो आपको आ सकता। PYQ है भी एक ही बार आया है आई गेस, लेकिन ये दोबारा आ सकता है कि साइको एनालिटिकल थ्योरी किसकी है, तो जूलियट मिशेल की, ठीक है। मैच द फॉलोइंग में कभी दे सकते हैं। और साइको एनालिटिकल थ्योरी के थ्रू वो एक्सप्लेन करती हैं सेक्सुअल डिफरेंसेस को, ठीक है, साइकोलॉजी का बेसिकली यूज करती हैं। वुमेन्स स्टेट, साइको एनालिसिस एंड फेमिनिज्म, फेमिनिन सेक्सुअलिटी। हाँ, ये बुक आई थी साइको एनालिसिस, ये नहीं आया था, साइको एनालिटिकल थ्योरी नहीं थी, वो याद आया मुझे, ये बुक का नाम पूछा गया था। तो अगर आपको याद आएगा कि साइको एनालिटिकल थ्योरी जूलियट मिशेल की है, जूलियट है ना, तो जूलियट आपने रोमांटिक को कहानी पढ़ी होगी जूलियट की, तो वैसा जूलियट जो है आपका साइको एनालिसिस करती हैं। एंड फेमिनिन सेक्सुअलिटी की बात करती है। वुमेन्स स्टेट साउंड्स थोड़ा रॉयल काइंड ऑफ अ थिंग, एंड जूलियट इज ऑल्सो वाज अ रॉयल प्रिंसेस, ऐसे आप याद रख सकते हो। तो वुमेन्स स्टेट जूलियट मिशेल, साइको एनालिसिस एंड फेमिनिज्म जूलियट मिशेल, एंड फेमिनिन सेक्सुअलिटी जूलियट मिशेल, ठीक है। फेमिनिन मिशेल इसको कुछ याद कर लेना। शुलामित फायरस्टोन, उन्होंने मार्क्सिस्ट थिंकर है, मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म की वो बात करती हैं। थ्योरी ऑफ रेडिकल फेमिनिज्म दी थी उन्होंने, रेडिकल फेमिनिस्ट हैं, और मार्क्सिज्म को उन्होंने अडॉप्ट किया था टू द एनालिसिस टू द रोल ऑफ वुमेन। तो वुमेन के रोल को एनालाइज करने के लिए उन्होंने किसका इस्तेमाल किया, मार्क्सिज्म का यूज़ किया। और रेडिकल फेमिनिस्ट में आते हैं कौन, शुलामित फायरस्टोन ये आती हैं। और एक सेकेंड, she argues that sexual differences stem not from conditioning but from a natural division of labor। तो जो बोलते हैं कि जो सेक्सुअल डिफरेंसेस है वो किसी कंडीशनिंग की वजह से नहीं है कि आपने उसको ऐसा बनाया है, ठीक है, आर्टिफिशियल है। सेक्सुअल डिफरेंस जो है वो बायोलॉजिकल होते हैं, ठीक है। तो गर्ल्स और बॉयज़ में जो डिफरेंस है वो जो बायोलॉजिकल डिफरेंस की वो बात कर रही हैं, और वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी के थ्रू वो बोलती हैं कि अगर आप मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज़ करें, तो ये थोड़ा सा उनका यूनिक पॉइंट है जो किसी और थिंकर में आपको देखने को नहीं मिलेगा, जहाँ पे जो एक लौती थिंकर जो टेक्नोलॉजी वगैरह की बात कर रही है, तो वो शुलामित फायरस्टोन है। तो आप उससे याद रखना, फायर मतलब इनके में आग लगी हुई है कुछ नया करने की, और कुछ नया करना यानी कि उनको टेक्नोलॉजी में कुछ नया करना है, मतलब आग है मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज़ करने की। तो वो बोलती हैं कि अगर लोगों को ये जो बायोलॉजिकल डिफरेंसेस है मेन और वुमेन में या बॉयज़ एंड गर्ल्स में, वो एक कर्स है, ठीक है। इस कर्स को हम ख़त्म कर सकते हैं बाय द यूज़ ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। तो बहुत ब्लंट स्टेटमेंट दे रही हैं, जैसे कौन सी मॉडर्न टेक्नोलॉजी, टेस्ट ट्यूब बेबीज़, आर्टिफिशियल वूम्स। तो ये सारी जो थिंकिंग है किसकी है, शुलामित फायरस्टोन की, इसलिए हम इनको रेडिकल फेमिनिस्ट भी बोलते हैं। और इनका जो बुक है द डायलेक्टिक्स ऑफ सेक्स, वेरी इंपॉर्टेंट PYQ, वेरी इंपॉर्टेंट बुक, द डायलेक्टिक्स ऑफ सेक्स। तो फेमिनिस्ट थिंकर जो है आपका, आई नो इसकी बुक तो बहुत भारी आ गई हैं, जो मतलब जिसने एक अटैम्प्ट भी दिया होगा या जिसने तैयारी शुरू भी की होगी उसने भी ये बुक्स पढ़ रखी होंगी। अगर आपने PYQ कभी सॉल्व किया है तो बहुत बारी डायलेक्टिक्स ऑफ सेक्स आ चुकी है। कैथरीन मैकनन फेमिनिस्ट लीगल थ्योरी देती हैं, ठीक है। जो पहला इकलौती थिंकर जो बात करती हैं फेमिनिज्म में लॉ लाने की, लीगल थ्योरी की, ठीक है। तो वो कौन है, कैथरीन मैकनन। एक आपको साइको एनालिटिकल के लिए याद रखना है, ठीक है। साइको एनालिटिकल में मैंने आपको बताया कि कौन साइको थी, हमारी जूलियट साइको थी, मतलब वो इतने प्यार में पड़ गई थी कि वो साइको हो चुकी थी। तो जूलियट साइको
ठीक है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी की इकलौती बात कौन कर रही है? इनके में आग लगी हुई है मॉडर्न टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने की। तो आग लगी हुई है मतलब मॉडर्न टेक्नोलॉजी में वो आग लगा देना चाहती हैं, तो फायरस्टोन, ठीक है। एंड कैथरीन मैकनन क्या जो यूनिक पॉइंट है वो है फेमिनिस्ट लीगल थ्योरी। तो फेमिनिस्ट लीगल थ्योरी याद रखना। एंड ये बात करते हैं लॉ इन अ लिबरल स्टेट, वुमेन साइलेंस एंड सबऑर्डिनेशन कि वो लॉ में जो लॉ का हम यूज़ कर सकते हैं। लॉ एक ऐसा प्रिंसिपल डिवाइस है थ्रू विच वुमेन साइलेंस एंड सबऑर्डिनेशन इज मेंटेन्ड, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो लॉ का कॉन्सेप्ट लेकर आती है कि हमारे लॉ में ही दिक्कत है, हमारे जो स्टेट में जो लॉज बनाए गए हैं वो ऐसे बनाए गए हैं कि जिसकी वजह से वुमेन्स जो हैं उनको सबऑर्डिनेट किया जाता है। अगर हमारे लॉ स्ट्रिक्ट हों कि अगर बोला जाए कल को कि अब अगर आपने अपनी पत्नी पे हाथ उठाया, डोमेस्टिक वायलेंस किया और हमें पता चला तो आपको जेल हो जाएगी, ठीक है। वो इतने लॉ स्ट्रिक्ट होंगे तो वुमेन साइलेंस और सबऑर्डिनेशन कम होता जाएगा। तो कहीं ना कहीं लॉ बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं कि कैसे वुमेन्स को ट्रीट किया जाएगा वहाँ पे, ठीक है। तो जेंडर इक्वालिटी के एब्सेंस में द नॉर्मल स्टेट ऑफ वुमेन इज इनएविटेबली डिफाइंड थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ मेल वैल्यूज एंड प्रैक्टिसेस। तो बोलते हैं कि हमारी सोसाइटी में जेंडर इक्वालिटी तो है नहीं, ठीक है, और जेंडर इक्वालिटी नहीं है जिसकी वजह से जो हमारी मेल वैल्यूज़ हैं और मेल प्रैक्टिसेस हैं उन पे डिपेंड करता है कि हम अपने मेल्स को, हमारी सोसाइटी में जो मेल्स हैं, ठीक है, मर्द हैं, उनकी वैल्यूज़ और प्रैक्टिसेस पे डिपेंड करता है कि वुमेन का स्टेटस क्या रहेगा। अगर वो अच्छी वैल्यूज़ हैं, उनके प्रैक्टिसेस अच्छी हैं, तो वहाँ की वुमेन अच्छे ओपन माइंडेड होंगी, अच्छे से अपना पॉलिटिकली भी काम करेंगी, पब्लिक प्लेसेस में भी काम करेंगी। वेयरएज वहाँ के मेल और वैल्यूज़ की प्रैक्टिसेस जो है वो ऑर्थोडॉक्स होंगी, तो वैसे ही वुमेन का स्टेटस वहाँ पे देखने को मिलेगा। फीमेल ऑपरेशन जो है वो बेस्ड होता है सेक्सुअलिटी में, एंड दैट पोर्नोग्राफी इज द रूट कॉज ऑफ ऑपरेशन। तो ऑल्सो अ मेन पॉइंट, तो कैथरीन मैकनन का मैंने आपको बताया, एक तो फेमिनिस्ट लीगल थ्योरी याद रखना है, प्लस जो पोर्नोग्राफी वाला पॉइंट है वो कैथरीन मैकनन के अंदर ही आएगा कि क्या किसको ये उसमें आया था, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आजकल आते हैं ना, उसमें याद रखा है कि पोर्नोग्राफी इज द रूट कॉज ऑफ द ऑपरेशन। तो किसका है? कैथरीन मैकनन का है। एंड सेक्सुअल हरासमेंट की बात एंड द वर्किंग वुमेन, सेक्सुअल हरासमेंट एंड द वर्किंग वुमेन कैथरीन मैकनन। तो कैथरीन से मैंने याद किया था कैटरीना कैफ का नाम आप सबने सुना होगा। तो कैथरीन यानी कि कैटरीना, तो कैटरीना जो है वो सेक्सुअल हरासमेंट हुआ उनके साथ, ठीक है। तो नो ऑफेंस टू कैटरीना कैफ, बट याद रखने के लिए कि आपको, क्योंकि आप हीरोइन के उससे याद रखोगे तो आपको याद रहेगा कि हाँ भाई कैटरीना कैफ हीरोइन थी एंड उसने पोर्नोग्राफी देखी थी और मतलब पोर्नोग्राफी में काम किया और उसके साथ सेक्सुअल हरासमेंट हुआ वर्क प्लेस में। एंड टुवर्ड्स द फेमिनिस्ट थ्योरी ऑफ स्टेट, तो जब कैटरीना के साथ सेक्सुअल हरासमेंट हुआ और उसकी पिक्चर किसी ने पोर्नोग्राफी में लीक कर दी थी, तो क्या हुआ, उसे की पूरी फेमिनिस्ट थ्योरी ऑफ स्टेट दे दी एंड सिर्फ उसके वर्ड्स पे फोकस किया गया, ठीक है। और उसके पास कहने के लिए कुछ था ही नहीं, कुछ सिर्फ शब्द थे, उसके पास कोई प्रूफ नहीं था अपने सेक्सुअल हरासमेंट को प्रूफ करने के लिए। तो ये छोटी सी कहानी हो गई और हमें इसकी सारी बुक याद हो गई। ऑनलाइन ओनली वर्ड्स, सिर्फ वो वर्ड्स के थ्रू ही कह पारी। कौन? कैटरीना। ओके, तो बात करते हैं इकोलॉजिज्म की। इकोलॉजिज्म आप सबको पता है हमारी इकोलॉजी से रिलेटेड, हमारे एनवायरनमेंट से रिलेटेड। अर्नेस्ट हैकल जो है 1866 में उन्होंने ये टर्म कॉइन किया था, PYQ है अर्नेस्ट हैकल, और ये डेट भी पूछी जाती है, तो डेट भी याद रखना 1866। ऐसा स्टेटमेंट दे देगा और स्टेटमेंट में बोलेगा द टर्म इकोलॉजी इज कॉइन्ड बाय अर्नेस्ट हैकल इन 1888। तो आप बोलोगे हाँ भाई अर्नेस्ट हैकल ने दिया था, ये दिया था, और आप सही कर दोगे। ये याद रखो 66 है, 6 छक्का मार दिया हमारे अर्नेस्ट हैकल ने इकोलॉजी लाकर, ऐसा 2 छक्के मारे। तो फिर थिंक ग्लोबली एक्ट लोकली, फेमस स्लोगन ऑफ इकोलॉजिज्म। नेचर को वो एक इंटरकनेक्टेड होल की तरह देखते हैं। इकोसेंट्रिक और बायोसेंट्रिक पर्सपेक्टिव लेकर चलते हैं। इकोसेंट्रिक मतलब जहाँ पे हम इकोलॉजी को, इन्वायरमेंट को एज अ सेंटर लेकर चल रहे हैं और उसी के इर्द गिर्द हमारी लाइफ मूव कर रही है। बायोसेंट्रिक मतलब जहाँ पे हम लाइफ को एक सेंटर लेकर चल रहे हैं, ह्यूमन लाइफ हो सकती है, एनिमल लाइफ हो सकती है, और उसके अराउंड हमारा इन्वायरमेंट रिवॉल्व कर रहा है, जिसमें हम प्रायोरिटी जो है प्लैनेट को देते हैं। एक एंथ्रोपोसेंट्रिक होता है, इकोसेंट्रिक और बायोसेंट्रिक एक ही बात है। एंथ्रोपोसेंट्रिक और ह्यूमन सेंट्रिक बोलते हैं। एंथ्रो मतलब होता है ह्यूमन, तो जहाँ पे हम जो भी काम कर रहे हैं, चाहे हम आज के टाइम पे ट्रीज को प्रिजर्व कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा उसके पीछे क्या है, एक सेल्फिश मोटिव है कि ह्यूमन को हम सेंटर लेकर चल रहे हैं। और अगर हम इन्वायरमेंट के हित में काम भी कर रहे हैं ना, तो सिर्फ इसलिए ताकि ह्यूमन प्रोटेक्ट हो सके, ठीक है। जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हम क्या बोलते हैं कि आने वाली जनरेशन को हम एक अच्छा इन्वायरमेंट दे सके, तो हम कहीं ना कहीं ह्यूमन को सेंटर लेकर चल रहे हैं, तो एंथ्रोपोसेंट्रिक अप्रोच कहलाया जाता है। इसमें 2 चीज़ें होती है, डीप इकोलॉजी और शैलो इकोलॉजी, जिसके बीच का डिफरेंस बहुत बारी पेपर में पूछा जाता है।
तो डीप इकोलॉजी मतलब वही कि आप सब कुछ कर रहे हो किसको ध्यान में रखते हुए, नेचर को ध्यान में रखते हुए, नेचर की स्पीशीज को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। और उसमें आप नेचर को सुप्रीम मान रहे हो, सुपीरियर नेशन है, ह्यूमन जो है जो इंफीरियर है। तो मतलब डीप है मतलब बहुत डीप में सोच रहे हो। तो डीप में अगर आप कोई चीज़ सोचोगे तो आप हर तरीके से सिर्फ नेचर 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 करोगे, उसमें आप ह्यूमन को नीचे रखोगे और कौन सुपीरियर है भाई, नेचर सुपीरियर है, क्योंकि डीप इकोलॉजी लिखा है ना, इकोलॉजी इकोलॉजी इन्वायरमेंट। तो हमारा डीप इन्वायरमेंट, हमारा पूरी तरीके से हम डीप में इन्वायरमेंट पे समर्पित है, जो भी हम कर रहे हैं इन्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए कर रहे हैं। शैलो इकोलॉजी वाले भी इन्वायरमेंट को सपोर्ट करते हैं, पर जैसे मैंने आपको बताया वो एंथ्रोपोसेंट्रिक अप्रोच को ज़्यादा यूज करते हैं, जिसमें वो ह्यूमन नीड्स और एंड्स को ध्यान में रखते हुए इकोलॉजी को प्रिजर्व करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। कि अगर कहीं अस्थमा की ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है किसी सिटी में, तो वो सिर्फ इसलिए पेड़ ग्रो करेंगे ताकि वहाँ के लोग जो है बच सकें, इसलिए नहीं कि भाई इन्वायरमेंट को बचाना है, नो, ठीक है। इन अदर वर्ड इट प्रीचेस दैट इफ वी कैन सर्व एंड चेरिश द नेचुरल वर्ल्ड, इन टर्न कंटिन्यू टू सस्टेन ह्यूमन लाइफ। तो हमें नेचुरल वर्ल्ड को बचाना है तो सिर्फ उतना उस हद तक बचाओ कि ह्यूमन लाइफ सस्टेन हो सके, ठीक है, ज़्यादा ध्यान मत दो। इको सोशलिज्म है, इको सोशलिज्म जो है मॉडर्न मार्क्सिज्म से इन्फ्लुएंस था, और वो इन्वायरमेंटल डिस्ट्रक्शन की बात करता है इन टर्म्स ऑफ कैपिटलिस्ट रिपाशियस क्वेस्ट फॉर प्रॉफिट, ठीक है। इको अनार्किज्म किसकी बात करता है? इको अनार्किज्म बात करता है नेचुरल इक्विलिब्रियम इन नेचर एंड ह्यूमन कम्युनिटीज। तो ह्यूमन और नेचर के बीच में एक इक्विलिब्रियम यानी कि एक बैलेंस मेंटेन होना चाहिए, वो भी नेचुरल बैलेंस होना चाहिए। इक्विलिब्रियम यानी कि एक बैलेंस मेंटेन होना चाहिए नेचर और ह्यूमन कम्युनिटीज में, इको अनार्किज्म कहता है। इको फेमिनिज्म है हमारा, इको फेमिनिज्म पेट्रियार्की को लेकर चलता है, क्योंकि फेमिनिज्म आ गया ना, तो फेमिनिज्म यानी कि पेट्रियार्की की बात करेगा। तो पेट्रियार्की को एक सारे इकोलॉजिकल क्राइसिस जो हो रहे हैं दुनिया में, जितने भी चीज़ें हो रही है, मतलब जितना भी इन्वायरमेंट खराब हो रहा है वो कहीं ना कहीं पेट्रियार्की की वजह से हो रहा है, ऐसा इको फेमिनिस्ट बोलते हैं। अब ये थोड़ा डीप कॉन्सेप्ट है, ऐसा है नहीं, मतलब आप डायरेक्टली सोचोगे तो कहोगे है कि पेट्रियार्की का और इकोलॉजिकल क्राइसिस का क्या लेना देना है, पर है, क्योंकि पेट्रियार्की में हम ऐसा माना जाता है, चलो मैं बता देती हूँ थोड़ा सा, कि जो मैन है वो थोड़े एग्रेसिव होते हैं, ठीक है, और जो वुमेन है वो सेंसिटिव होती है अपने इन्वायरमेंट को लेकर। ज़्यादातर वुमेन को प्लांटिंग का शौक होता है, नर्सिंग खोलने का शौक होता है, ठीक है, वो अपना प्लांट्स मतलब लगाती हैं, पानी वानी देती हैं, जैसे चिपको मूवमेंट में भी सारी वुमेन्स आई थी। तो ये उस सेंस में पेट्रियार्की की बात हो रही है कि मैन बहुत एग्रेसिव होते हैं, ज़्यादा सेंसिटिव नहीं होते और बहुत पॉल्यूशन करते हैं, ठीक है, वैसे जो वुमेन है थोड़ी सी सेंसिटिव होती है इन्वायरमेंट की तरफ, इसलिए पेट्रियार्की जो है कहीं ना कहीं इकोलॉजिकल क्राइसिस का सोर्स है। वैसे इसकी बहुत बड़ी कहानी है, कभी और पढ़ेंगे, पर आपको मैंने थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे दिया एग्जाम्पल के थ्रू। डीप इकोलॉजी की बात करें तो वो पर्सपेक्टिव गोज बियॉन्ड द पर्सपेक्टिव ऑफ कन्वेंशनल पॉलिटिकल क्रीड्स। तो डीप इकोलॉजिकली हमारे जो ट्रेडिशनल पॉलिटिकल है क्रीड्स हैं उसके बियॉन्ड जाके बात करती है। डीप इकोलॉजी मैंने आपको समझा ही दिया। इट टेंड्स टू रिगार्ड बोथ कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म एग्जाम्पल्स ऑफ सुपर आइडियोलॉजी ऑफ इंडस्ट्रियलिज्म। तो बोलते हैं कि जो इंडस्ट्रियलिज्म की जो सुपर आइडियोलॉजी है उसका जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो है कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा और सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट किस चीज़ का होगा, कैपिटलिज्म या सोशलिज्म का, और सपोर्ट करते हैं बायोसेंट्रिक इक्वालिटी को। कौन सपोर्ट करता है? डीप इकोलॉजी सपोर्ट करती है बायोसेंट्रिक इक्वालिटी को। फिर पोस्ट इंडस्ट्रियल रोमांटिसिज्म की बात करते हैं। एज ए रिजल्ट इकोलॉजिज्म एज सिंपली एन अर्बन फैड। एक जो इकोलॉजिज्म है वो किसका फॉर्म है? पोस्ट इंडस्ट्रियल रोमांटिसिज्म का एक फॉर्म है। मतलब जब पोस्ट इंडस्ट्रीज डेवलप हुई थी उसके बाद का जो रोमांटिसिज्म वाला एरा आया तब इकोलॉजिज्म थोड़ा और अच्छे से डेवलप हुआ। की फिगर्स की बात करते हैं, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं पढ़ने के लिए। बुद्धिज्म, हिंदुज्म, ताओइज्म ये सब आप खुद भी पढ़ सकते हो, लेकिन मैंने जो मेन था वो हाईलाइट कर दिया, PDF आपको मिल जाएगा। इसमें जो इकोलॉजिज्म के थिंकर्स हैं वो है जेम्स लवलॉक, अर्नेस्ट फ्रेडरिक शूमैचर, EF शूमैचर भी आ सकता है कभी कभी, तो EF शूमैचर या शूमैचर याद रखो। बेसिकली तो ये नाम आपको आएगा, लास्ट नाम आता है ज़्यादातर, फ्रेडरिक शूमैचर। तो शूमैचर जो है वो इकोलॉजिकल फिलॉसफी डेवलप करते हैं। बुद्धिस्ट इकोनॉमिक्स इनका बहुत इंपॉर्टेंट वर्क, ये आ सकता है क्वेश्चन में क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है इनका। वैसे तो स्मॉल इज ब्यूटीफुल बहुत बारी आई है PYQ में, ठीक है। तो शूमैचर का मैंने आपको थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ, मैंने स्मूच से याद रखा था। स्मूच सबको पता है क्या होता है, राइट। तो अब वहाँ से आप अपने आप स्टोरी बना लेना, मैं नहीं बताऊंगी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, है ना। तो बुद्धिस्ट इकोनॉमिक्स शूमैचर की है। राइट लाइवलीहुड, तो इनसे मैंने इनकी बुक याद रखी थी, सेंट से स्मॉल इज ब्यूटीफुल। देन राइट लाइवलीहुड, एप्रोप्रिएट स्केल प्रोडक्शन, इंटरमीडिएट टेक्नोलॉजी, ये कुछ कीवर्ड्स हैं जो आपको फ्रेडरिक शूमैचर से याद रखने हैं कि वो बुद्धिस्ट इकोनॉमिक्स के एक तो फिलोसोफर है।
ठीक है, बुद्धिस्ट इकोनॉमिक्स को वो बहुत फेवर करते थे। और बोला था उन्होंने मोरालिटी और राइट लाइवलीहुड की बात की थी। मोरालिटी वर्ड जो मैं हाईलाइट करना भूल गई, पर ये याद रखना, इन्होंने मोरालिटी और राइट लाइवलीहुड को इंपॉर्टेंस दिया था। अब जो बंदा बुद्धिस्ट इकोनॉमिक्स की बात कर रहा है, कहीं ना कहीं बुद्धिस्ट जो थे वो मोरालिटी और राइट लाइवलीहुड की बात करते थे, तो वो भी इसी की बात करेंगे। और वो मानते थे शूमेकर एप्रोप्रिएट स्किल प्रोडक्शन में एंड वाज अ कीन एडवोकेट यानी कि सपोर्टर ऑफ इंटरमीडिएट टेक्नोलॉजी। तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी को सपोर्ट किया फायरस्टोन ने एंड इंटरमीडिएट टेक्नोलॉजी को सपोर्ट किया हमारे शूमेकर ने। ठीक है, ओके। जेम्स लवलॉक गाया हाइपोथेसिस हमेशा पूछा जाता है। इनका वर्क गाया है, एक तो इनकी वैसे इनका जो वर्क है वो गाया हाइपोथेसिस है, लेकिन इनकी बुक का नाम गाया एंड द एजेस ऑफ गाया, सबको याद होगा, लवलॉक, और नाम भी इतना अच्छा सा इनका। तो गाया हाइपोथेसिस में जो गाया वर्ड है वो किसके लिए है, वो ग्रीक गॉडेस है ऑफ अर्थ, तो उसके लिए यूज होता है। उसमें जो गाया हाइपोथेसिस जेम्स लवलॉक ने तो दिया था वो ये था कि जो अर्थ का जो बायोस्फीयर है वो एक कॉम्प्लेक्स है, सिंपल सी बात है, ऑब्वियसली कॉम्प्लेक्स है, सेल्फ रेगुलेटिंग है। मतलब वो अगर उसमें आज कोई दिक्कत आई तो कल को उसका अपना प्रोसेस है कि वो वापस ठीक हो जाएगा। जैसे आज कोई प्लांट है वो मर गया, उसमें कीड़े पड़ गए, अब उसमें एक ऐसा प्रोसीजर होगा कि कुछ टाइम बाद जब बारिश होगी या दोबारा से वो कीड़े उसकी हेल्प करेंगे, दोबारा से वो प्लांट खत्म हो गया, वो दोबारा से ग्रो कर जाएगा, राइट। तो हमने बिना किसी ह्यूमन इंटरवेंशन के, अब अमेजॉन फॉरेस्ट है, वहाँ पे रोज कोई पानी देने थोड़ी जाता है, तो अभी तक वहाँ पे कितने सालों से इतने सारे ट्रीज है, राइट। तो सेल्फ रेगुलेटिंग है, लिविंग बीइंग है, तो इसको उन्होंने गाया बोला। और ये गाया वर्ड जो था उन्होंने ग्रीक गॉडेस ऑफ अर्थ गाया वहाँ से लिया था। उन्होंने एक होलिस्टिक अप्रोच लेकर चले गए नेचर की तरफ कि हमें होलिस्टिकली नेचर को समझना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक डायमेंशन से, हर डायमेंशन से हमें चीज़ों को देखना है, एज अ होल हमें नेचर को समझना है, जेम्स लवलॉक के अकॉर्डिंग। लवलॉक है जो कि जो लव है वो होलिस्टिक होना चाहिए, राइट, एंड सपोर्ट्स टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो आप मानो जिससे आप प्यार करते हो आप खुद से भी प्यार कर सकते हो, राइट। तो आप जिससे प्यार कर सकते हो, अपने फैमिली से प्यार करते हो, वो जो आप टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करते हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन को सपोर्ट करते हैं, तो उनका जो प्यार है वो टेक्नोलॉजी के लिए है, उनका प्यार इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ है, एंड इज एन अपोनेंट ऑफ बैक टू नेचर मिस्टिसिज्म। तो आप सोचो, जो लवलॉक है वो इकोलॉजिस्ट होने के बावजूद कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्रियलाइजेशन को भी सपोर्ट कर रहे हैं। वो थोड़ा सा लॉजिकल होकर सोच रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अगर टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होगा, सिर्फ हम इन्वायरमेंट के बारे में ही सोचते रह जाएंगे तो कैसे चलेगा। तो कहीं ना कहीं वो शैलो इकोलॉजिकल थिंकर बोल सकते हैं, और वो अपोनेंट है किसके, बैक टू नेचर के, कि आप वापस नेचर में चले जाओ, वापस आदि मानव बन जाओ, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो इस चीज़ के वो बैक टू नेचर वाली चीज़ के खिलाफ है, एंड आइडिया सच एज अर्थ वर्शिप, और वो अर्थ वर्शिप के भी खिलाफ है। तो अगर आपको कभी ऐसे आ जाए तो आप बोलोगे अच्छा गाया मतलब, तो उसने गाया वर्ड ही ग्रीक गॉडेस ऑफ अर्थ से लिया था, तो इसका मतलब वो तो उसको सपोर्ट कर ही रहा होगा। नहीं, वो बोलते हैं कि अर्थ वर्शिप भी मत करो, ठीक है, बैक टू नेचर वाला कॉन्सेप्ट भी बेकार है, टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्रियलाइजेशन को सपोर्ट करो। तो ये थोड़ा सा उल्टे जा रहे हैं, तो आपको ये याद रखना, लवलॉक जो है वैसे भी प्यार जो है बहुत उल्टी सीधी चीज़ें करा देता है, तो ये बहुत सारा उल्टा सीधा चीज़ें बोल रहे हैं जो कि कोई इकोलॉजिस्ट वैसे नहीं बोलता। आते हैं मोरे बुकचिन में। मोरे बुकचिन जो है पोस्ट स्कार्सिटी एनार्किज्म है, इकोलॉजी ऑफ फ्रीडम एंड रीमेकिंग सोसाइटी, ये 3 बुक्स मोरे बुकचिन की है। तो आप इसको बुक्स से याद कर सकते हो, या जो चिन्ह होती है आपकी उससे क्या बोलते हैं ट्रिक से याद कर सकते हो कि आपको पोस्ट स्कार्सिटी, कि आपको बुक्स पढ़ने का शौक है। आपको तो पता नहीं, मेरे को तो बहुत शौक है बुक्स पढ़ने का, ठीक है, मैं नॉवेल्स वगैरह पढ़ती रहती हूँ। तो बुक्स की जो है स्कार्सिटी हो गई। अब बुक्स की स्कार्सिटी हो गई, क्यों स्कार्सिटी हुई उसने, अच्छा एक बात बता, बुक बनती है कागजों से, कागज बनते हैं पेड़ काटने से, क्योंकि वहाँ पे इकोलॉजी नहीं था, मतलब इकोलॉजी जो थी हार्म होती जा रही थी, फ्रीडम खत्म हो रही थी इकोलॉजी की, एनवायरमेंटल फ्रीडम खत्म होती जा रही है, जिसकी वजह से स्कार्सिटी हो गई, किसकी, बुक्स की स्कार्सिटी हो गई, ठीक है। तो मुरे बुकचिन ऐसे, एंड हमें रीमेक करने की जरूरत है। अब बुक्स खत्म होती जा रही है तो हमें बुक्स को क्या करना है, रीमेक करना है, रीमेकिंग ऑफ बुक्स। अब कोई चीज़ स्कार्स हो गई तो आपको दोबारा से बनानी पड़ेगी ना, तो रीमेकिंग करना पड़ेगा। और इकोलॉजी ऑफ फ्रीडम आपको ऐसे याद रहेगा कि आपको बुक्स का आप सीधा सीधा उदाहरण पेपर, और पेपर से सीधा ट्री से आप जोड़ के इसको समझ सकते हो। तो मुर्रे या फिर हुर्रे से भी आप ऐसा कुछ बना सकते हो। मैंने तो बहुत सारी ट्रिक से याद किया था, पर बुक वाली ट्रिक मेरे को सबसे अच्छी लगी थी। देन बुकचिन जो है वो सोशल इकोलॉजी के प्रोपोनेंट है, तो ये वाला PYQ है, सोशल इकोलॉजी अगर वर्ड आता है तो आपको मुर्रे बुकचिन याद रखना है।
ठीक है, मुर्रे। मुर्रे से आप ऐसा याद कर सकते हो ना, हुर्रे। तो आप हुर्रे कब बोलते हो? जब आप अपने सोशल वर्ल्ड में होते हो, अपने सोशल फ्रेंड्स के साथ होते हो, तब बोलते हो हुर्रे। तो अकेले बैठ के तो आप हुर्रे बोलोगे नहीं, सोशल लाइफ में हो गया आप अपनी, तभी वहाँ पे आप हुर्रे बोलते हो या मुर्रे, ऐसे याद रख लो। तो सोशल इकोलॉजी एंड नॉन हिरार्की ऑपरेशन की बात करते हैं विद इन कंडीशंस ऑफ पोस्ट स्कार्सिटी। कि जब पोस्ट स्कार्सिटी की जो कंडीशंस थी उसमें कैसे हम नॉन हिरार्की ऑपरेशन कर सकते हैं, उसमें पोटेंशियल है कि हम एज एन एनार्किस्ट हमारे पास पोटेंशियल है कि हम कॉपरेट कर सकते हैं इवन इन अ पोस्ट स्कार्सिटी सिचुएशन एंड प्रमोटेड डिसेंट्रलाइजेशन। तो बेसिकली ये कीवर्ड है कि उन्होंने डिसेंट्रलाइजेशन को प्रमोट किया, सोशल इकोलॉजी को सपोर्ट किया एंड कम्युनिटी विद इन मॉडर्न सोसाइटी, और कम्युनिटी को भी सपोर्ट किया। रुडोल्फ भैरो, यहाँ पे थोड़ा सा ऑफेंसिव हो सकते हैं कोई लोग, तो उसके लिए आई एम ऑलरेडी सॉरी, बट इट्स जस्ट अ ट्रिक। आप ट्रिक थोड़ी सी फनी सी ट्रिक है, पर आपको गारंटी है बुक याद हो जाएगी। तो भैरो इज रिकनसाइल सोशलिज्म विद इकोलॉजिकल थ्योरीज। तो जो भैरो हैं वो सोशलिज्म को इकोलॉजिकल थ्योरीज के साथ जोड़ के देखते हैं। तो एक सोशल अगर इकोलॉजी आए तो सोशल इकोलॉजी जो होगा वो होगा हमारे मोरल बुकचिन का। पर अगर आए सोशलिज्म को इकोलॉजिकल थ्योरीज के साथ किनसे रिकनसाइल किया, क्योंकि सोशल इकोलॉजी एक टर्म है जो मोरे बुकचिन से रिलेट करता है, पर सोशलिज्म और इकोलॉजिकल थ्योरीज को जोड़ने की कोशिश किसने की कि इकोलॉजिज्म और सोशलिज्म को चलो मिक्स करके पढ़ते हैं, तो वो थे हमारे रुडोल्फ भैरो। एंड कैपिटलिज्म को किसने बोला कि वो रूट कॉज है सारी इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स का, तो वो भी कौन थे? रुडोल्फ भैरो। क्योंकि उस अब कोई बंदा सोशलिज्म को सपोर्ट कर रहा है तो वो सीधी सी बात है कैपिटलिज्म के खिलाफ होगा, तो आप वैसे याद रख सकते हो। और सोशलिज्म और इकोलॉजी है तो ऑब्वियसली कैपिटलिज्म को वो इकोलॉजी का दुश्मन मानेगा। और ह्यूमन सर्वाइवल के लिए वो बोलते हैं सबको सोशलिज्म में कन्वर्ट होने की ज़रूरत है, मतलब सोसाइटी को ह्यूमन सर्वाइवल के लिए सोशलिज्म में कन्वर्ट होने की ज़रूरत है। इकोलॉजिकल क्राइसिस इज सो प्रेसिंग दैट इट मस्ट टेक प्रेसिडेंस ओवर द क्लास स्ट्रगल। तो ये जो आप सब क्लास स्ट्रगल वाला गेम खेल रहे हो, तो अभी क्लास स्ट्रगल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इकोलॉजिकल क्राइसिस को देखना, क्योंकि क्लास स्ट्रगल तो होती रहेगी पर इकोलॉजिकल क्राइसिस को अभी मद्देनजर रखना या उसकी तरफ ज़्यादा अटेंटिव होना इज़ मोर इम्पॉर्टेंट नाउ अकॉर्डिंग टू दिस। तो इको सोशलिज्म के बियॉन्ड जाके ये बात बोलते हैं। सोशलिज्म एंड सर्वाइवल, अब मैंने आपको बताया कि थोड़ा सा फनी ट्रिक है, तो सर्वाइवल, तो जो रुडोल्फ भैरो थे, ठीक है, उनका एक्सीडेंट हो गया बचपन में। एक्सीडेंट हुआ तो उनके कान पे बहुत असर पड़ा और वो बहरे हो गए। भैरव से यानी कि वो बहरे हो गए, ठीक है। तो बहरे लोग तो ऐसा है नहीं कि पर उन्होंने वो एक्सीडेंट सर्वाइव कर लिया। तो सर्वाइवल, सोशलिज्म एंड सर्वाइवल इनकी बुक, कि वो बहरे हो गए लेकिन फिर भी वो सर्वाइव कर गए। अब वो बहरे हुए थे, अंधे तो नहीं हुए थे, तो इसका मतलब वो कलर्स देख सकते थे, रेड टू ग्रीन, ठीक है। तो रेड कलर और ग्रीन कलर उनको दिखता था कि एक्सीडेंट के होने के बाद उनकी आंखों पे थोड़ा असर पड़ा था, लेकिन वो रेड और ग्रीन कलर देख सकते थे, बहरे थे, अंधे नहीं थे। तो रेड फ्रॉम रेड टू ग्रीन एंड बिल्डिंग द ग्रीन मूवमेंट, और उनके जो बिल्डिंग थी, क्योंकि उनको सिर्फ ग्रीन कलर ही दिखता था या रेड कलर दिखता था, अब रेड कलर की बिल्डिंग तो अच्छी नहीं लगेगी, तो उन्होंने इन्वायरमेंट के, क्योंकि ये थिंकर है, तो उन्होंने ग्रीन कलर की बिल्डिंग में वो रहने लगे। तो ऐसे कुछ आपने ट्रिक बनाई और याद हो गया। कैरोलिन मर्चेंट, लार्ज थिंकर ऑफ इकोलॉजिज्म, जेंडर ऑपरेशन एंड द डेथ ऑफ नेचर की वो बात करती हैं। सोशल फेमिनिस्ट क्रिटिक है साइंटिफिक रेवोल्यूशन का, दिस इज द डेथ ऑफ नेचर वाज अ PYQ, ठीक है। तो जेंडर ऑपरेशन और डेथ ऑफ नेचर की बात कैरोलिन मर्चेंट ने की है। मर्चेंट का जैसे एक मर्चेंट के जो लोग थे वो मर्चेंट शिप पे जा रहे थे, ठीक है, एंड वहाँ पे उनकी डेथ हो गई। तो सारे मर्चेंट्स जो जा रहे थे नेवी के, वो सारे उनकी क्या हो गई, डेथ हो गई। तो आप ऐसे याद रखो, डेथ ऑफ नेचर। और क्योंकि नेचर में ही उनकी डेथ हुई, क्योंकि वहाँ पे फ्लड वगैरह आ गया, ये हो गया, तो मर्चेंट्स की डेथ हुई नेचर की वजह से। और वो क्रिटिसाइज करते हैं साइंटिफिक रेवोल्यूशन को, कैरोलिन मर्चेंट जो है, शी लिखा है ना, हाँ, मेरे एक तो नाम में कन्फ्यूजन हो जाती है कि मेल है फीमेल है कितनी बार। तो कैरोलिन मर्चेंट शी है, मतलब वो जो है साइंटिफिक रेवोल्यूशन के खिलाफ थी। बोलती हैं कि जब से साइंटिफिक रेवोल्यूशन आया तब से इन्वायरमेंट जो है वो डिस्ट्रक्शन फेस करना पड़ा, इन्वायरमेंटल डिस्ट्रक्शन हुआ, है ना। एंड मैन जो है वो मैकेनिस्टिक व्यू ऑफ नेचर लेकर चलते हैं कि वो उसको एज अ मशीन ट्रीट करते हैं, ठीक है। तो मैन को वो मैन के लिए बोलती है कि मैन का जो है मैकेनिस्टिक व्यू ऑफ नेचर है, नेचर का जो देखने का तरीका है मैन का, वो बहुत मैकेनिस्टिक वे है, ठीक है। इन्वायरमेंटल हिस्ट्री एंड फिलोसफी एज वेल एज ऑन हर आइडियाज हैव हैड अ कंसिडरेबल इम्पैक्ट ऑन। तो जो इनके आइडियाज़ थे कैरोलिन मर्चेंट के, उनका कहीं ना कहीं जो असर था हमें इन्वायरमेंटल हिस्ट्री पे, और इन्वायरमेंटल जो फिलॉसफी पढ़ते हैं तो कैरोलिन मर्चेंट के आइडियाज़ को पढ़ा जाता है। इको फेमिनिज्म के आइडियाज़ में कैरोलिन मर्चेंट को पढ़ा जाता है। तो इको फेमिनिस्ट हैं कौन? कैरोलिन मर्चेंट इको फेमिनिस्ट हैं।
डेथ ऑफ नेचर याद हो गया, मर्चेंट्स की डेथ हो गई, वो जा रहे थे। और रेडिकल इकोलॉजी, ठीक है, रेडिकल इकोलॉजी। सो अब बात करते हैं लिबरलिज्म। लिबरलिज्म में आपको ऑलरेडी ओपी गापा में पढ़ा चुकी हूँ, तो हम पूरा नहीं पढ़ेंगे यहाँ पे लिबरलिज्म क्या होता है क्या नहीं, सब कुछ आपको पता है। क्लासिकल लिबरलिज्म, मॉडर्न लिबरलिज्म और नियो लिबरलिज्म। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कि कौन से उसमें पढ़ाया था मैंने, और अलग से भी पढ़ाया हुआ है, तो आपको मैं लिंक दे दूंगी। जॉन लॉक इसके थिंकर हैं, किसके, लिबरलिज्म के। जॉन लॉक जो है बात करते हैं कंसेंट एग्रीमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। तो ये वाला जो स्टेटमेंट आ चुका है, असर्शन रीजनिंग में ये स्टेटमेंट आ रखा है, तो आपको पता होना चाहिए कंसेंट ऑफ द गवर्नमेंट की बात, या जो ये कीवर्ड है वो जॉन लॉक का है। ये आपको किसी को लॉक करने से पहले, आपको दरवाजे में लॉक कर दिया गया, ठीक है, तो आपको लॉक करने से पहले आपका कंसेंट लेना पड़ेगा। ऐसे नहीं है कि आप किसी को कोई भी लॉक करके चला जाएगा, आपको कंसेंट लेके लॉक करो, तो ऐसा याद रख लो। जॉन लॉक के जो 3 राइट्स की बात करते हैं, नेचुरल राइट्स, राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी, ये जॉन लॉक के 3 राइट्स है। राइट ऑफ रिबेलियन भी उन्होंने दिया था, ठीक है, तो नेचुरल राइट्स में ये 3 थे, और बाकी उन्होंने बोला था कि अगर कॉन्ट्रैक्ट, आप सोशल कॉन्ट्रैक्ट में आते हो और सरकार अच्छे से नहीं चला रही है, वो आपके इनमें से किसी राइट को हार्म कर रही है, ठीक है, आपकी प्रॉपर्टी छीन रही है, आपकी लाइफ लिबर्टी को प्रोटेक्ट नहीं कर रही है, तो आपके पास राइट ऑफ रिबेलियन भी है, ठीक है। ये बहुत कम जगह पे देखने को मिलता है आपको ये लिखा हुआ, और तो किसी टेबल वगैरह में लिखा हुआ है एडीसी करके, पर आपको अलग से अगर याद रखना है तो राइट ऑफ रिबेलियन भी जॉन लॉक का है। लिमिटेड गवर्नमेंट की बात करते हैं, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की बात करते हैं, और इन सब के जो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, लिमिटेड गवर्नमेंट के जो आइडियाज़ हैं, जॉन लॉक जो थे अमेरिकन रेवोल्यूशन से बहुत इन्फ्लुएंस थे। जेएस मिल जो है वो अपोज करते हैं नेचुरल राइट्स और टोटलिटेरियनिज्म को, और उनको मैन को वो एज अ प्रोग्रेसिव बीइंग देखते हैं। मैन क्या है, प्रोग्रेसिव बीइंग, और वो ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करते हैं। एंड प्रोवाइड्स एन इम्पॉर्टेंट फाउंडेशन फॉर मॉडर्न लिबरल थॉट। नोट सो इम्पॉर्टेंट, ईजी है ये, आपको आपके लिए में भी पढ़ सकते हो। टी.एच. ग्रीन, क्योंकि लिबरलिज्म में ऑलरेडी 3-4 बार ही पढ़ा चुकी हूँ, एक अलग से वीडियो बनाई है, ओपी गाबा में पढ़ाया है, तो इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बता रही हूँ, और इसमें लिखा भी बहुत कम है। तो टी.एच. ग्रीन जो है वो कांत और हीगल से इन्फ्लुएंस थे, याद रखना। सबसे बड़ी बात आपको याद रखना, टी.एच. ग्रीन पॉजिटिव फ्रीडम को सपोर्ट करते हैं, मॉडर्न लिबरलिज्म के थिंकर है, और मैंने आपको याद कराया था ग्रीन कलर की लस्सी वाला पॉइंट, तो याद होगा आपको पॉजिटिव फ्रीडम। 1 मिनट की जो सीरीज है शॉर्ट्स की, उसमें आप देख सकते हो इसकी सारी ट्रिक्स। वेलफेयरिज्म एंड सोशल जस्टिस की बात करते हैं, तो पॉजिटिव फ्रीडम है तो ऑब्वियसली वेलफेयर की बात करेंगे। सोशल जस्टिस, पॉजिटिव मतलब जिसमें स्टेट इंटरफेयर कर सकता है। न्यू लिबरलिज्म की आई थिंक बिलोंग करते हैं, न्यू लिबरलिज्म से इन्फ्लुएंस थे। मॉडर्न लिबरलिज्म को हम न्यू लिबरलिज्म भी बोलते हैं, है ना, और उसके बाद जो आया था वो न्यू क्लासिकल आया था। तो न्यू लिबरल हैं। लेक्चर्स ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन, तो इन पे पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन लगा दिया गया था कि आप हिल पे नहीं चढ़ सकते हो, तो पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन। एंड प्लॉगमेना टू एथिक्स PYQ, ये दोनों बुक्स PYQ हैं, अच्छे से याद रख लेना। प्रो लिगोमेनिया टू एथिक्स, ग्रीन एथिक्स, TH ग्रीन है तो ग्रीन एथिक्स। हाँ, ईसाया बर्लिन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। वो किसको सपोर्ट करती है, नेगेटिव या पॉजिटिव? वो सपोर्ट करती है नेगेटिव लिबर्टी ओवर पॉजिटिव लिबर्टी। प्लूरलिस्ट लिबरलिस्ट है। और लैटर यानी कि जो पॉजिटिव लिबर्टी है, इसको मैंने देखो डबल हाईलाइट किया है, मतलब पॉजिटिव लिबर्टी के लिए ये बोला जा रहा है कि जो पॉजिटिव लिबर्टी है वो बहुत मोनिस्टिक है, अथॉरिटेरियन होती है, इसलिए ईसाया बर्लिन नेगेटिव लिबर्टी की सपोर्टर है। तो याद रखना नेगेटिव ईसाया बर्लिन। जस्टिस एज फेयरनेस, ये क्या आ गया, जॉन रॉल्स भी हमारे किस में आता है, लिबरल थिंकर्स में आता है, याद रखना। तो लिबरल थिंकर्स में, लिबरलिज्म की थ्योरी में जॉन रॉल्स भी आता है। जस्टिस एज फेयरनेस का कॉन्सेप्ट है। नॉट ओनली कंडेम्स रेशियल, सेक्सुअल एंड रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन, तो वो रेशियल, सेक्सुअल और रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ तो है, साथ ही साथ वो सोशल और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी के भी खिलाफ है। कौन? जॉन रॉल्स, जिसका हमने व्हील ऑफ इग्नोरेंस भी पढ़ा था। और इगैलिटेरियन फॉर्म ऑफ लिबरलिज्म की वो बात करते हैं, तो इगैलिटेरियन फॉर्म ऑफ लिबरलिज्म किसका है? जॉन रॉल्स का। तो ये कुछ कीवर्ड्स आपको हमेशा याद रहने चाहिए, बहुत बेसिक है। सो अब बात करते हैं लिबर्टेरियनिज्म की। लिबर्टेरियनिज्म भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने जब पढ़ा था तो ऐसे पढ़ा था कि यहाँ पे क्लासिकल होता है, यहाँ पे मॉडर्न लिबरलिज्म होता है, और यहाँ पे नियो क्लासिकल, जिसको हम लिबर्टेरियनिज्म ही इसी का पार्ट होता है। ठीक है, तो मैंने आपको ये याद भी कराया था, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव। तो पहला और लास्ट वाला जो लिबरलिज्म है वो नेगेटिव फ्रीडम या नेगेटिव लिबर्टी की बात करता है। मॉडर्न जो लिबरलिज्म है वो पॉजिटिव की बात करता है। तो लिबर्टेरियन में जो स्ट्रिक्टली प्रायोरिटी दी जाती है लिबर्टी को नेगेटिव टर्म्स में, जो कि मैंने आपको ये बताया नेगेटिव, ठीक है, एंड ओवर अदर वैल्यूज, तो दूसरी वैल्यूज के ऊपर हम
नेगेटिव लिबर्टी को लिबर्टेरियन थिंकर्स वैल्यू करते हैं, जैसे कि दूसरी वैल्यूज़ कौन कौन सी हो गई, अथॉरिटी, ट्रेडिशन, इक्वालिटी, इन सब के ऊपर नेगेटिव लिबर्टी को वैल्यू दी जाती है, यानी कि इंडिविजुअल फ्रीडम को वैल्यू दी जाती है। ठीक है, और स्टेट का मिनिमल स्टेट होता है क्योंकि, तो इसलिए स्टेट को एज अ प्रिंसिपल थ्रेट टू लिबर्टी माना जाता है, जो कि फर्स्ट क्लासिकल लिबरलिज्म में हमने पढ़ा था, स्टेट इज़ अ नेसेसरी ईवल। तो ये दोनों सेम है, और बीच वाला बस पॉजिटिव की बात करता है। ये एंटी स्टेट होते हैं, यानी कि एंटी स्टैटिज्म का मतलब वो ये है। इंडिविजुअल राइट्स और लेजिस्लेटिव इकोनॉमिक डॉक्ट्रिन की बात करते हैं, तो ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, बस ओवरव्यू देख लो। यहाँ पे रेगुलेटिंग नेचर ऑफ मार्केट मैकेनिज्म होता है। ठीक है, मार्केट को रेगुलेट किया जाता है, सेल्फ रेगुलेटिंग होता है, सॉरी यहाँ पे मैंने हाईलाइट नहीं कर रखा, सेल्फ रेगुलेटिंग नेचर है मार्केट मैकेनिज्म का। एंड पोर्ट्रे गवर्नमेंट इंटरवेंशन इज ऑलवेज अननेसेसरी एंड काउंटर प्रोडक्टिव, और हमेशा गवर्नमेंट को बोला जाता है कि जो सरकार है वो हमारे मामलों में दखल अंदाजी ना करे, मार्केट हम खुद चला सकते हैं, प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स, एंड वो अननेसेसरी है और काउंटर प्रोडक्टिव है। क्योंकि काउंटर प्रोडक्टिव इसलिए कि अगर सरकार हमारे मामलों में दखल अंदाजी करेगी तो जो हम प्रोडक्टिविटी कर रहे हैं उसके वो अगेंस्ट ही जाएगा सरकार का फैसला। ऑल्दो ऑल लिबर्टेरियंस, जितने भी लिबर्टेरियंस हैं, रॉबर्ट नॉजिक वगैरह, वो गवर्नमेंट के अटेम्प्ट्स को रिजेक्ट करते हैं टू रीडिस्ट्रीब्यूट वेल्थ। तो वो नहीं चाहते कि गवर्नमेंट जो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ में इन्वॉल्व हो एंड डिलीवर सोशल जस्टिस, और गवर्नमेंट सोशल जस्टिस प्रोवाइड करे, वो ये नहीं चाहते। ठीक है, वो कहते हैं हमें अपने हाल पे छोड़ दो, हम खुद कर लेंगे सब वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन एंड ये सब। अ डिवीजन कैन नेवरदलेस बी ड्रॉन बिटवीन दोज लिबर्टेरियंस हु सब्सक्राइब टू अनार्को कैपिटलिज्म। तो एक ऐसे लिबर्टेरियंस होते हैं जो अनार्को कैपिटलिज्म को सपोर्ट करते हैं और स्टेट को एक अननेसेसरी ईवल मानते हैं। ठीक है, अननेसेसरी ईवल यानी कि स्टेट की जरूरत ही नहीं है। क्लासिकल वाले कम से कम इतना तो बोलते थे कि नेसेसरी ईवल है, कि स्टेट होना पड़ेगा वाला कॉन्सेप्ट था। ये तो कहते हैं कि होना ही नहीं चाहिए। एंड दोज, और दूसरे ऐसे हैं लिबर्टेरियन जो बोलते हैं कि मिनिमल स्टेट की ज़रूरत है, और जो लोग लिबर्टेरियन जो बोलते हैं कि हमें मिनिमल स्टेट होना चाहिए, थोड़ा बहुत का स्टेट का इंटरफेयर होना चाहिए, उन लिबर्टेरियंस को हम एनार्किस्ट बोलते हैं। तो लिबर्टेरियंस में भी दो तरीके के डिवीजन होगा, एक एनार्को कैपिटलिस्ट जो बिल्कुल भी स्टेट को एक अननेसेसरी ईवल मानते हैं, और एक मिनार्किस्ट का मतलब यहाँ पे मिन लिखा है ना, तो मिनिमल स्टेट चलता है उनके लिए। ठीक है, देन यहाँ पे नॉट सो इम्पॉर्टेंट बात करते हैं इनके की फिगर्स। एडम स्मिथ, तो लिबर्टेरियन थिंकर्स में कौन कौन आते हैं, इससे पहले अभी हमने जो पढ़े वो लिबरल थिंकर्स पढ़े, अब लिबर्टेरियन में आते हैं हमारे एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी बोलते हैं। तो याद रखना, ये फ्री मार्केट इकोनॉमिक थ्योरीज डेवलप करते हैं। तो जहाँ पे एडम स्मिथ आ जाए, एडम आ जाए, मतलब इकोनॉमी की ही बात हो रही होगी। ठीक है, ये ऐसे याद रखो। लिबर्टेरियंस एडम स्मिथ है, ये बात करते हैं, इन्होंने थ्योरी ऑफ मोटिवेशन दी थी, ये भी याद रखना। एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में थिंकर्स हैं, उनकी मोटिवेशन थ्योरीज हैं, काफ़ी सारे थिंकर्स आते हैं उसमें। ठीक है, मास्लो वगैरह। लेकिन ये जो है इनके लिबर्टेरियन थिंकर्स में जो इन्होंने थ्योरी ऑफ मोटिवेशन दी थी वो थी एडम स्मिथ। एंड उन्होंने ह्यूमन सेल्फ इंटरेस्ट को किसके साथ कंबाइन किया था, अनरेगुलेटेड सोशल ऑर्डर के साथ। ह्यूमन के रिकंसाइल मतलब होता है कंबाइन करना, ह्यूमन के सेल्फ इंटरेस्ट को कंबाइन किया अनरेगुलेटेड सोशल ऑर्डर के साथ। और ये मर्केंटलिज्म के बहुत बड़े क्रिटिसाइज करते थे, मतलब मर्केंटलिज्म को क्रिटिसाइज करते थे। मर्केंटलिज्म का जो डेफिनेशन है वो मैंने आपको यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक नेशनलिस्ट इकोनॉमिक पॉलिसी है जो कि डिज़ाइन की गई है टू मैक्सिमाइज द एक्सपोर्ट्स एंड मिनिमाइज द इम्पोर्ट्स ऑफ अ इकोनॉमी। तो मर्केंटलिज्म आप बहुत लोगों को पता होगा, जिनको नहीं पता डेफिनेशन पढ़ सकते हो और आपको समझ भी आ गई होगी, काफ़ी ईजी है एक्सपोर्ट्स इम्पोर्ट से रिलेटेड, कि इम्पोर्ट हम कम से कम इम्पोर्ट करें और एक्सपोर्ट हमारी कंट्री ज़्यादा करें। अब इस चीज़ को जो एडम स्मिथ थे वो क्रिटिसाइज करते थे, ठीक है, कि ऐसी पॉलिसी नहीं होनी चाहिए। और द फर्स्ट सिस्टमैटिक अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन द वर्किंग्स ऑफ द इकोनॉमी इन मार्केट टर्म्स एम्फसाइज द रोल ऑफ द इनविजिबल हैंड। तो सबसे पहला व्यक्ति जिसने मार्केट में इकोनॉमिक टर्म्स में मार्केट को समझाया वो थे एडम स्मिथ। प्लस इनका फेमस कॉन्सेप्ट है इनविजिबल हैंड्स का। ठीक है, तो इनविजिबल हैंड के कॉन्सेप्ट के लिए भी इनको जाना जाता है, कभी कभार मैच द फॉलोइंग में आपको ये पूछा जा सकता है। देन इनकी जो बुक है वो थ्योरी ऑफ मॉरल सेंटिमेंट्स एंड द वेल्थ ऑफ द नेशन। वेल्थ ऑफ द नेशन आप सबने पढ़ी होगी, और मोरल सेंटिमेंट्स भी याद रख लो, द थ्योरी ऑफ मोरल सेंटिमेंट्स। क्योंकि मैंने आपको बोला ना इन्होंने मोटिवेशन थ्योरी दी थी, मोटिवेशन को कहाँ से मिली, मोरल सेंटिमेंट्स के थ्रू मोटिवेशन मिली। ऐसे करके आप कुछ याद रख सकते हो। ओके, अब वेल्थ ऑफ द नेशन अगर आपको याद है तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि मेरे पास बहुत सारा पैसा है, वेल्थ है, लेकिन मैं फिर भी अपनी मोरालिटी को नहीं भूला हूँ। विलियम गॉडविन भगवान, ठीक है, तो इसको हम गॉड की ट्रिक से ही याद रखेंगे कि जो गॉड है वो अथॉरिटेरियनिज्म को क्रिटिसाइज करेंगे ऑब्वियसली। ठीक है, वो कभी भी हमारे भगवान है, गॉड है, वो कभी एक सेकेंड, हाँ,
तो कभी भी वो एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ लिबरल रैशनलिज्म नहीं चाहेंगे, कोई भी चीज, कोई भी भगवान एक्सट्रीम फॉर्म नहीं अपनाना चाहता। तो गॉडविन से अपने गॉड की ट्रिक याद कर रहे हैं। एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ लिबरल रैशनलिज्म के वो अगेंस्ट नहीं थे, पर उन्होंने ये थ्योरी दी थी, हिज एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ लिबरल रैशनलिज्म की थ्योरी गॉडविन की है, ठीक है। और रीएडजस्टेड ट्रेडिशनल सोशल कॉन्ट्रैक्ट इन पोर्ट्रेइंग गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट को बोलते थे कि जो डिसऑर्डर है सोसाइटी में वो सरकार की वजह से होता है, सरकार जो है वो सोर्स है डिसऑर्डर का। सोसाइटी में जितना भी डिसऑर्डर चल रहा है, डिसेबिलिटी, अनस्टेबिलिटी चल रही है, वो गवर्नमेंट की वजह से है। हमारी सोसाइटी में डिसऑर्डर गवर्नमेंट की वजह से है, ठीक है। डिसऑर्डर का क्योर गवर्नमेंट नहीं है, तो गवर्नमेंट को टोटली नेगेटिव सेंस में देख रहे हैं। क्योंकि आपको कैसे पता चलेगा, देखो ये लिबर्टेरियन है, और लिबर्टेरियन कभी भी स्टेट का इंटरफेरेंस नहीं चाहते, वो स्टेट के खिलाफ होते हैं। तो ज़्यादातर लिबर्टेरियन थिंकर्स, सारे ऑलमोस्ट लिबर्टेरियन थिंकर्स वो स्टेट के खिलाफ बोलेंगे, तो ये भी सरकार के खिलाफ है ऑब्वियसली, ठीक है। एंड ये ह्यूमन परफेक्टिबिलिटी की थ्योरी भी देते हैं। तो याद रखना कि जो हमारे गॉड हैं, हमारे भगवान जी हैं, वो ह्यूमन को परफेक्ट मानते हैं। तो बोलते हैं ना कि हम सबको भगवान ने बनाया है, तो हम इतने परफेक्ट हैं, भगवान इतने परफेक्ट है कि उन्होंने हमको बनाया है, ह्यूमन को इतना परफेक्टली बनाया है। तो ह्यूमन परफेक्टिबिलिटी इज जस्ट अ ट्रिक, ठीक है, बेस्ड ऑन एजुकेशन एंड सोशल कंडीशनिंग। तो अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें ट्रिक को छोड़ के, तो ये कॉन्सेप्ट कहता है विलियम गॉडविन का कि अगर ह्यूमन को परफेक्ट बनाना है, ठीक है, रियल सेंस में, तो उसको एजुकेशन दो, उसको सोशल कंडीशनिंग उसकी इस तरीके से करो कि वो एक परफेक्ट इंडिविजुअल निखर के आ सके। तो ये उनकी थ्योरी थी, थ्योरी ऑफ ह्यूमन परफेक्टिबिलिटी एंड इंक्वायरी कंसर्निंग पॉलिटिकल जस्टिस। तो गॉडविन का जो चीफ पॉलिटिकल वर्क है वो है एन इंक्वायरी कंसर्निंग पॉलिटिकल जस्टिस। तो हमारे जो भगवान जी हैं वो गॉड क्या कर रहे हैं, वो हमें पॉलिटिकल जस्टिस दे रहे हैं, ठीक है। वो इंक्वायर करते हैं, सारे जितने भी लोग हैं उनको वो इंक्वायरी करते हैं, इसमें से अच्छा कौन है बुरा कौन है, उसको अपने साथ हेवन में ले जाते हैं और बाकियों को हेल में ले जाते हैं। तो वो इंक्वायरी करते हैं पहले भगवान जी, गॉड, ठीक है। ऐसे आप इनकी बुक याद रख सकते हो। और गॉड, अगर हमें जस्टिस नहीं मिलता तो हम कहाँ जाते हैं, मंदिर मस्जिद जाते हैं ना जस्टिस मांगने कि भगवान अब आप ही कुछ कर सकते हो। तो वैसे इनकी बुक का नाम आपको याद रह सकता है। फिर दूसरे लिबर्टेरियन थिंकर हैं मैक्स स्टेनर। तो हमने याद किया विलियम गॉडविन, उसके अलावा हमने याद किया इससे पहले एडम स्मिथ। ये हमने दो लिबर्टेरियन थिंकर से याद किए। तीसरे लिबर्टेरियन है मैक्स स्टेनर। ये भी एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ इंडिविजुअलिज्म लेकर आते हैं बेस्ड अपॉन इगोइज्म। तो क्योंकि इंडिविजुअलिज्म मैंने क्या बोला, लिबरल, क्लासिकल लिबरल्स और लिबर्टेरियनिज्म दोनों में ये इंडिविजुअलिज्म पे फोकस किया जाता है। और इगोइज्म का मतलब यहाँ पे क्या है, मैक्स स्टेनर के अकॉर्डिंग इगोइज्म का मतलब है इंडिविजुअल सेल्फ एट द सेंटर ऑफ मोरल यूनिवर्स। तो हम हर कोई भी जो चीज़ वो इंडिविजुअल करता है वो अपने आप को सेंटर में रख के करता है कि इस चीज़ का फ़ायदा, अगर मैं कोई XYZ कोई चीज़ कर रहा हूँ और यहाँ पे इंडिविजुअल है, तो वो इस बात को इंडिविजुअल को सेंटर लेकर चलेंगे कि इसका अफेक्ट, X का अफेक्ट या Y का अफेक्ट या Z का अफेक्ट इंडिविजुअल पे क्या पड़ेगा, या एक्सेस इंडिविजुअल को कुछ फ़ायदा होगा कि नहीं, ठीक है। XYZ इज़ अ कंडीशन। सो वो मोरल यूनिवर्स में इंडिविजुअल को सेंटर लेकर चलते हैं, क्योंकि एक्सट्रीम इंडिविजुअलिज्म है ना, तो हर चीज़ इंडिविजुअल के आसपास ही घूमेगी। इम्प्लाइंग दैट इंडिविजुअल एक्शन शुड बी अनकंस्ट्रेन्ड बाय लॉ, कि इंडिविजुअल पे किसी भी तरीके का रिस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए, ना ही कोई लॉ उस पर रिस्ट्रिक्शन लगाए, ना ही कोई सोशल कन्वेंशन उस पर रिस्ट्रिक्शन लगाए, ना ही कोई मोरल और रिलीजियस प्रिंसिपल्स उस पर रिस्ट्रिक्शन लगाए। समझ रहे हो कि किसी भी तरीके का रिस्ट्रिक्शन इंडिविजुअल के एक्शन को नहीं होना चाहिए, कुछ भी करे वो, ऐसा मैक्स स्ट्रेनर बोलते थे। तो स्ट्रेनर से आप याद कर सकते हो कि स्ट्रेनर जो साहब है वो बहुत स्ट्रिक्ट है, इतने स्ट्रिक्ट है कि भाई उनके काम में कोई दखल अंदाजी नहीं कर सकता। वो ईगो है उनमें, इतने स्ट्रिक्ट है, वो इतने ईगोइस्टिक इंसान है। तो ईगो एंड हिज ओन इनकी बुक का नाम हो गया। फिर आते हैं फेडरिक हाइक। फेडरिक हाइक भी हमारे लिबर्टेरियन थिंकर है, नॉजिक भी हमारे लिबर्टेरियन थिंकर है। तो इसमें और मिल्टन फ्राइडमैन भी हमारे लिबर्टेरियन थिंकर है। तो मैंने आपको याद था हाइक पे जाके हमने फ्राइड मोमोज खाए और हम बीमार हो गए, यानी कि सिक हो गए, यानी कि सिक हो गए। तो ये आपको ट्रिक कभी समझ नहीं आएगी, पर लिंक में जब जाओगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे आपको ये समझ आ जाएगी। अब फेडरिक हाइक क्या है, मॉडर्न फ्री मार्केट थ्योरिस्ट से को सपोर्ट करते हैं, मॉडर्न फ्री मार्केट थ्योरीज को। अच्छा, अगर समझ आ रहा हो ना मेरे पढ़ाने का तरीका, तो प्लीज़ कमेंट में बताना, तो थोड़ा सा मेरे को मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ भाई जो मैं पढ़ा रही हूँ समझ आ रहा है आपको। वो सोशलिज्म को क्रिटिसाइज करते हैं फ्रेडरिक हाइक, एंड मार्केट को सिर्फ इकलौता तरीका मानते हैं, मार्केट को एक ओनली मीन्स मानते हैं ऑफ इंश्योरिंग इकोनॉमिक एफिशिएंसी। कि अगर मार्केट में इकोनॉमिक एफिशिएंसी चाहिए है तो इकलौता तरीका यही है कि मार्केट
मार्केट के थ्रू ही इकोनॉमिक एफिशिएंसी आ सकती है सोसाइटी में, एंड अटैक गवर्नमेंट इंटरवेंशन एंड सिंपलिसिटी टोटलिटेरियन। ऑब्वियसली वो सरकार के खिलाफ होंगे क्योंकि लिबर्टेरियन है, तो वो नहीं चाहेंगे कि जो सरकार है वो हमारे मामले में आए, क्योंकि अगर वो बोलते हैं कि अगर सरकार इंटरफेयर करती है, इंटरवेंशन मतलब इंटरफेयर करती है, तो हमारे क्या होगा, टोटलिटेरियनिज्म आने की संभावना है। सपोर्टिंग अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ ट्रेडिशनलिज्म, इसलिए वो ट्रेडिशनलिज्म का एक मॉडिफाइड वर्जन सपोर्ट कर रहे हैं। ट्रेडिशनलिज्म यहाँ पे क्या, यानी कि ट्रेडिशनल मतलब यहाँ पे क्लासिकल लिबरलिज्म की बात हो रही है। क्लासिकल लिबरलिज्म में कम से कम ये था ना कि स्टेट इज ए नेसेसरी इवल, तो उसी का थोड़ा सा मॉडिफाइड वर्जन पूरी तरीके से गवर्नमेंट को नकारते हैं। एंग्लो अमेरिकन वर्जन देते हैं कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का। तो अगर पूछा जाए कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का एंग्लो अमेरिकन वर्जन किसने दिया है, तो फ्रेडरिक हाइट ने दिया है, और ये ऑस्ट्रेलियन इकोनॉमिस्ट है। रोड टू सर्फडम इनकी वेरी इंपॉर्टेंट बुक, मैंने आपको ट्रिक से याद करवा चुकी हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी ट्रिक से याद कर चुके हैं, लॉ एंड लेजिस्लेशन एंड लिबर्टी ट्रिक से याद कर चुके हैं। अगर मैंने आपको ट्रिक यहाँ बता दी तो फिर आप मेरा वीडियो देखोगे नहीं दूसरा वाला, तो मैं चाहती हूँ कि आप वो देखो, क्योंकि लिबरलिज्म हमने बहुत अच्छे से किया हुआ है। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आई गेस ये लाइन मैंने 10 बार ही बोल दी कि लिंक मिल जाएगा। कोई नहीं, चलो। रॉबर्ट नॉजिक है राइट बेस्ड थ्योरी ऑफ जस्टिस दी थी, ये याद रखना है इसका कीवर्ड। राइट बेस्ड थ्योरी ऑफ जस्टिस किसकी है, रॉबर्ट नॉजिक की है। एंटाइटलमेंट थ्योरी के लिए फेमस है, एंटाइटलमेंट थ्योरी किसकी है, रॉबर्ट नॉजिक की है। आइडियलिज्म स्टेट एंड यूटोपिया किसकी बुक है, रॉबर्ट नॉजिक की बुक है। 3 टाइप के वो बात करते हैं एक्विजिशन की, ट्रांसफर ऑफ एक्विजिशन, एक्विजिशन ऑफ राइट्स, ये सब वो किसके हैं, रॉबर्ट नॉजिक के हैं। ठीक है, तभी याद भी कर लेंगे। रिजेक्ट्स ऑल पॉलिसीज ऑफ वेलफेयर एंड रिडिस्ट्रीब्यूशन, तो सबसे कट्टर लिबर्टेरियनिज्म रॉबर्ट नॉजिक है, सारी वेलफेयर पॉलिसीज को रिजेक्ट करते हैं। विक्टिमलेस क्राइम्स का डीक्रिमिनलाइजेशन को वो सपोर्ट करते हैं, जैसे प्रोस्टिट्यूशन है, ड्रग टेकिंग, ये जो विक्टिमलेस क्राइम्स होते हैं इनको डीक्रिमिनलाइज किया जाए। ठीक है, उस चीज़ को ये सपोर्ट कर रहे हैं। एनार्किस्ट बिलीफ को ये रिजेक्ट करते हैं ऑन द ग्राउंड्स दैट कंपटीशन बिटवीन प्राइवेट प्रोटेक्शन एजेंसीज विल इनएविटेबली लीड टू द रीएस्टैब्लिशमेंट ऑफ सम ऑफ द मिनिमल स्टेट। तो इसलिए वो चाहते हैं कि अनार्किस्ट ना हो। अनार्किस्ट बिलीफ्स को वो इसलिए रिजेक्ट करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि कहीं ना कहीं क्या होगा, जब कंपटीशन होगा प्राइवेट प्रोटेक्शन एजेंसीज के बीच में, तो मिनिमल स्टेट आने की संभावना है, और वो मिनिमल स्टेट बिल्कुल भी नहीं चाहते। ठीक है, मिनिमल स्टेट या स्टेट ही नहीं चाहते। फिर हमारे लास्ट थिंकर जो है मुरे रॉथबर्ट, ये भी याद रखना, मुरे बार्ड कौन से, लिबर्टेरियन है ये भी, और मॉडर्न एनार्को कैपिटलिज्म के थ्योरिस्ट माने जाते हैं। तो ये इनसे रिलेटेड जो कीवर्ड हमें याद रखना है वो है मॉडर्न एनार्को कैपिटलिस्ट। एनार्को कैपिटलिस्ट आप बोल रहे हो अभी कहीं सुना सुना लग रहा है, वो तब आपने सुना होगा, अभी मैं आपको जब बता रही थी लिबर्टेरियनिज्म का मीनिंग, वो किसी थिंकर से रिलेटेड नहीं था, वो आपने वैसे ही सुना था, है ना। एनार्को कैपिटलिज्म होते हैं कुछ लिबरलिज्म, कोई लिबर्टेरियन थ्योरिस्ट, कुछ एनार्को कैपिटलिस्ट भी होते हैं। तो कौन है वो, उनमें से जो है वो है मुरे रॉथबर्ट। ठीक है, मुरे बुकचिन अलग है, ये मुरे रॉथबर्ट है। मुरे बुकचिन हम पहले पढ़ चुके हैं। रिजेक्टेड द स्टेट एज अ प्रोटेक्शन रैकेट, वेरी इंपॉर्टेंट। उन्होंने स्टेट को एज अ प्रोटेक्शन रैकेट रिजेक्ट किया था कि स्टेट जो है प्रोटेक्शन नहीं प्रोवाइड करता। ठीक है, एंड नो लीगल पॉसिबिलिटी फॉर कोएर्सिव एग्रेशन। वैसे हमें सिक्योरिटी स्टडीज है का कॉन्सेप्ट है, उसमें हम पूरा प्रोटेक्शन रैकेट का पढ़ते हैं, तो वो बहुत अलग कॉन्सेप्ट है, उसका एक पूरा आर्टिकल है, मैंने पढ़ा हुआ, काफ़ी अच्छा लगा था मुझे। तो नो लीगल पॉसिबिलिटी फॉर कोएर्सिव एग्रेशन अगेंस्ट द पर्सन और द प्रॉपर्टी ऑफ एन इंडिविजुअल। ये आप बहुत ईजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, पढ़ लेना। पावर एंड मार्केट इनकी बुक है मुरे रॉथबर्ट की। फॉर अ न्यू लिबर्टी एंड एथिक्स ऑफ लिबर्टी, रॉथबर्ट की ये तीनों बुक्स याद रखनी है। नो ट्रिक फॉर दैट, आपको ऐसे याद रखनी पड़ेगी। फॉर अ न्यू लिबर्टी, पावर एंड मार्केट एंड एथिक्स ऑफ लिबर्टी। वैसे इतनी वाली इनकी बुक आज तक कभी आई नहीं है, सो आप एक बार सिर्फ पढ़ सकते हो। पोस्ट मॉडर्निज्म, माई फेवरेट। पोस्ट मॉडर्निज्म का ओरिजिन हुआ था कॉन्टिनेंटल यूरोप, स्पेशली फ्रांस में। पोस्ट मॉडर्निज्म को हम पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म भी कहते हैं। तो मतलब बहुत वैसे पोस्ट मॉडर्निज्म और पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म दो अलग आइडियोलॉजीज हैं, लेकिन उनके फीचर्स इतने ज़्यादा सिमिलर हैं कि दोनों को कभी कभी एज अ सिनोनिम भी यूज़ किया जाता है, यानी कि मोस्ट ऑफ द टाइम पोस्ट मॉडर्निज्म और पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म सेम फीचर्स, कुछ एक दो छोड़ के। तो पोस्ट मॉडर्निस्ट जो है वो मॉडर्निटी से पोस्ट मॉडर्निटी की तरफ शिफ्ट होना चाहते हैं। कल्चरल और इंटेलेक्चुअल शिफ्ट्स चाहते हैं वो, फ्रॉम मॉडर्निज्म टू पोस्ट मॉडर्निज्म। मॉडर्न सोसाइटीज़ जो हैं वो क्या करती है, मॉडर्न अब पोस्ट मॉडर्निज्म और मॉडर्न सोसाइटीज़ में क्या फ़र्क है वो देखते हैं। तो मॉडर्निज्म जब था, ठीक है, जब मॉडर्न सोसाइटीज़ थी तो वहाँ पे था इंडस्ट्रियलाइजेशन, क्लास सॉलिडारिटी, सोशल आइडेंटिटी,
ठीक है। और ये इंडस्ट्रियलाइजेशन, क्लास सॉलिडारिटी और सोशल आइडेंटिटी, इन सबको इन्फ्लुएंस कौन करता था, डिटरमाइन कौन करता था, तो वो डिटरमाइन करता था हमारा पोजीशन इन दैट प्रोडक्टिव सिस्टम। ये एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल का क्या स्टेटस है उस सोसाइटी में, वो डिफाइन करता था कि वहाँ का इंडस्ट्रियलाइजेशन, क्लास सॉलिडारिटी और सोशल आइडेंटिटी कैसे होगी। मॉडर्न सोसाइटी इन द सेंस जहाँ पे जब टेक्नोलॉजी की शुरुआत हुई थी, इनलाइटनमेंट आया था वगैरह वगैरह। पोस्ट मॉडर्न सोसाइटीज जो थी वो बहुत फ्रेगमेंटेड और प्लूरलिस्टिक इंफॉर्मेशन पे फोकस्ड थी बेसिकली, ठीक है। तो वो फ्रेगमेंटेड सोसाइटीज़ थी, पोस्ट मॉडर्न सोसाइटीज़ प्लूरलिस्टिक सोसाइटीज़ थी। प्लूरलिस्टिक जो कि ग्रुप आइडेंटिटी पे बेस्ड होती है, फ्रेगमेंटेड यानी कि डिवाइडेड, ठीक है, जहाँ पे अलग अलग सब डिविजन्स होती हैं। पोस्ट मॉडर्न सोसाइटीज़ में था, वहाँ पे हम प्रोड्यूसर्स थे। पहले मॉडर्न सोसाइटीज़ में लोग क्या थे, प्रोड्यूसर्स। अब पोस्ट मॉडर्न सोसाइटीज़ में वो क्या हो गए, कंज्यूमर्स। इंडिविजुअलिज्म जो था पहले मॉडर्न सोसाइटीज़ में, इंडिविजुअलिज्म रिप्लेस हो गया किससे, क्लास, रिलीजियस एंड एथनिक लॉयल्टीज से, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया वो प्लूरलिस्टिक सोसाइटी थी, राइट। तो यहाँ पे पहले इंडिविजुअलिज्म था, फिर उसके बाद जब पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी आई तो वहाँ पे आ गई क्लास लॉयल्टीज, एथनिक लॉयल्टीज और रिलीजियस लॉयल्टीज। और पोस्ट इंडस्ट्रियलिज्म की शुरुआत हुई। पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन था। आप ऐसे पूरा एक चार्ट भी बना सकते हो, एक तरफ मॉडर्न एक तरफ पोस्ट मॉडर्न, और यहाँ पे अलग अलग पॉइंट्स ऐसे ऐसे करके लिख सकते हो जो मैं बता रही हूँ। देन नॉलेज और कम्युनिकेशन पे बहुत हद तक उनका डिपेंडेंस था, रिलायंस यानी कि डिपेंडेंस था नॉलेज और कम्युनिकेशन पे, किसका, पोस्ट मॉडर्न सोसाइटीज का। मॉडर्निज्म जो था कल्चरल फॉर्म ऑफ मॉडर्निटी की बात करता है। मॉडर्निस्ट थॉट जो है वो फाउंडेशनलिज्म पे बिलोंग करते हैं, और द बिलीफ, फाउंडेशनलिज्म क्या है, एक ऐसा बिलीफ दैट इज पॉसिबल टू एस्टैब्लिश ऑब्जेक्टिव ट्रूथ एंड यूनिवर्सल वैल्यूज। तो फाउंडेशनलिज्म ये कहता है कि ऑब्जेक्टिव ट्रूथ और यूनिवर्सल वैल्यू एस्टैब्लिश करना पॉसिबल है, ठीक है। हमें अब यहाँ पे लिखा हुआ एनलाइटनमेंट आइडियाज और थ्योरीज आई थी मॉडर्निज्म के टाइम पीरियड के टाइम पे। तो हमें दोनों को, पोस्ट मॉडर्निज्म को अगर हमें समझना है तो मॉडर्निज्म के साथ उसको कंपेयर करके ही समझा जा सकता है। तो आप मॉडर्निज्म में डाल सकते हो कि फाउंडेशनलिज्म था, पोस्ट मॉडर्निज्म में क्या था, इंटरनेशनलिज्म था। फाउंडेशनलिज्म का मतलब है यहाँ पे ऑब्जेक्टिव ट्रूथ और यूनिवर्सल वैल्यूज थी। तो ये जो मॉडर्निज्म था वो ऑब्जेक्टिव था, पोस्ट मॉडर्निज्म क्या था, सब्जेक्टिव था, ऐसा, ठीक है। पोस्ट मॉडर्निज्म जो था उसमें किसी भी तरीके की सर्टेनिटी नहीं थी, ठीक है। एब्सोल्यूट और यूनिवर्सल ट्रूथ का कोई आइडिया नहीं था, और इसको मतलब आइडिया को रिजेक्ट कर दिया गया था। बेसिकली एब्सोल्यूट और यूनिवर्सल ट्रूथ कुछ नहीं होता। यहाँ पे वो बात करते हैं रिलेटिविटी की, रिलेटिविज्म आ जाता है। तो मतलब एक तरफ ऑब्जेक्टिव है, दूसरी तरफ सब्जेक्टिव है, एक तरफ फाउंडेशनलिज्म है तो एक तरफ इंटरनेशनलिज्म है या नेशनलिज्म है। एक तरफ अगर हम बात करें यूनिवर्सल ट्रूथ है कि, और ऑब्जेक्टिव ट्रूथ है, और दूसरी तरफ हमारा यहाँ पे आ जाता है यूनिवर्सल की जगह रिलेटिविज्म वाला कॉन्सेप्ट कि जो ट्रूथ है वो कॉन्टेक्स्ट टू कॉन्टेक्स्ट, सिचुएशन टू सिचुएशन वैरी करता है, इसलिए वो रिलेटिव है। और यूनिवर्सल मतलब हर, आप एक खुद सोचो, एक चीज़ क्या पूरे ब्रह्मांड पे या पूरे अर्थ पे या पूरी सारी कंट्रीज पे अप्लाई की जा सकती है? नहीं, क्योंकि हर कंट्री का कॉन्टेक्स्ट सिचुएशन अलग होती है। तो पोस्ट मॉडर्निस्ट बोलते हैं कि जो मॉडर्निज्म सोच रहा था वो गलत है, यहाँ पे यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं होता, रिलेटिविज्म होता है, रिलेटिव ट्रूथ होता है। तो रिलेटिव ट्रूथ याद रखेंगे हम यहाँ पे। ऑल नॉलेजेस यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, मैं अपने आप से बता रही हूँ क्योंकि मैंने पढ़ा हुआ है ये दूसरी जगह और अच्छे से। ऑल नॉलेज जो है पार्शियल और लोकल नॉलेज होती है, ये पोस्ट मॉडर्निस्ट बोलते हैं कि सारी नॉलेज जो है पार्शियल और लोकल नॉलेज होती है, डिपेंड करता है कॉन्टेक्स्ट टू कॉन्टेक्स्ट, यूनिवर्सल नॉलेज कुछ नहीं होता। पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म की अगर हम बात करें, जिसको मैंने आपको बताया कि पोस्ट मॉडर्निज्म के साथ भी इंटरचेंजेबली यूज़ किया जाता है, तो इम्फेसाइज करता है पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म या पोस्ट मॉडर्निज्म की ऑल आइडियाज एंड कंसेप्ट्स आर एक्सप्रेस इन लैंग्वेज विच इटसेल्फ इज एनिमेश्ड इन कॉम्प्लेक्स रिलेशंस ऑफ पावर, ठीक है। तो ये पावर रिलेशंस की बात कर रहे हैं पोस्ट मॉडर्निज्म में। रिलेटिविज्म को कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया। साइंस को जो है इज एबल रिलायबली टू डिस्टिंग्विश बिटवीन ट्रूथ एंड फॉल्सहुड। तो ये उन्होंने ये बोला था कि जो आप साइंस को एक पैमाना लेकर चलते हो ना कि क्या ट्रूथ है और क्या फॉल्स है, ये सिर्फ आप कैसे डिसाइड कर रहे हो, साइंस के बेसिस पे। तो इस आइडिया को पोस्ट मॉडर्निज्म रिजेक्ट करता है, क्योंकि साइंस टेक्नोलॉजी ये तो सब मॉडर्निज्म में था, मॉडर्न सोसाइटीज़ में था। पोस्ट मॉडर्निज्म में साइंस टेक्नोलॉजी को खिलाफ थे वो लोग, ठीक है। वो नॉन फाउंडेशनलिस्ट थे और जो मॉडर्निस्ट थे वो फाउंडेशनलिस्ट थे। और इसमें D3 का कॉन्सेप्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पोस्ट मॉडर्निज्म जब आपके दिमाग में आए तो आपके दिमाग में D3 आने ही चाहिए। D3 क्या है? डिस्कोर्स, डिबेट और डेमोक्रेसी। ये इनके 3 पिलर्स की तरह है। और इन्होंने रिजेक्ट किया हायरार्की ऑफ आइडियाज़ को, इज ऑल्सो टू रिजेक्ट एनी पॉलिटिकल एंड सोशल हायरार्कीज। तो उन्होंने सारी सोशल पॉलिटिकल हायरार्कीज को रिजेक्ट किया था। और D3 में वो मानते थे डिस्कोर्स, डिबेट एंड डेमोक्रेसी। की फिगर्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग: फ्रेडरिक नीश, मार्टिन हेडिगर,
रिचर्ड रॉट्री, ये सारे हैं, जैक्वेस डेरिडा, ये सब हमारे क्या है, पोस्ट मॉडर्निस्ट थिंकर हैं। फ्रेडरिक नीश जो है वो उन्होंने दिया था गॉड इज डेथ। अच्छा, डेड से मेरे को आपको याद है थोड़ी देर पहले मैंने बताया था डेथ ऑफ नेचर, हाँ डेथ ऑफ नेचर। तो मैंने आपको बताया था किसकी कैसे नेचर में कहाँ डेथ हुई थी, तो आपको याद होगा मर्चेंट्स की डेथ हुई थी। तो मर्चेंट कैरोलिन, याद आया है ना, तो उनकी डेथ ऑफ नेचर उनका था। यहाँ पे गॉड इज डेड की बात हो रही है तो फ्रेडरिक नीश की बात हो रही है। अब मैंने आपको इसकी भी ट्रिक याद कराई हुई है कि फ्रेडरिक नीश का आप सारे कॉन्सेप्ट्स वगैरह याद रख सकते हो, लिंक देख लेना, मैंने शॉर्ट सीरीज बनाई हुई है इन सबके, मैंने बहुत अच्छी सी ट्रिक बताई है कि वो इतना नीच यानी कि नीच इंसान था कि वो बोलता था कि भगवान मर चुके हैं, और जो नीच इंसान है उनको हमेशा विल टू पावर होता है। ठीक है, नीच का जो था फ्रेडरिक नीच का, वो निहिलिज्म का कॉन्सेप्ट था। निहिलिज्म का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि द रिजेक्शन की सारे मोरल और पॉलिटिकल प्रिंसिपल्स को रिजेक्ट कर दिया जाए, कि मोरालिटी, पॉलिटिकल प्रिंसिपल्स, एथिक्स कुछ होता ही नहीं है, तो निहिलिज्म। तो मैंने इसका नाम सही रखा नीच, तो यानी कि नीच इंसान मोरल पॉलिटिकल प्रिंसिपल्स को नहीं मानता, भगवान को डेड मानता है, वर्ल्ड टू पावर की बात करता है, पीपल क्रिएट देयर ओन वर्ल्ड एंड मेक देयर ओन वैल्यूज। तो हम अपना खुद की वैल्यूज, अपना खुद का वर्ल्ड हम खुद बनाते हैं, हमें कोई और नहीं बता सकता, कि कोई प्रिंसिपल, कोई गॉड नहीं बता सकता कि हमारी वैल्यूज क्या होनी चाहिए, ऐसा फ्रेडरिक नीश का मानना था। वो थे पोस्ट मॉडर्निस्ट थिंकर। मार्टिन हेडिगर फेमस है अपने कॉन्सेप्ट एग्जिस्टेंशियलिज्म के लिए और फिनोमेनोलॉजी के लिए। ह्यूमन एसेंस एज अ रिलीम ऑफ डिस्क्लोजर, ये इनका कोड कभी आ सकता है, तो कि अगर आपको ये कीवर्ड दिखे तो आपको मार्टिन हेडिगर टिक करके आना है, ह्यूमन एसेंस एज अ रिलीम ऑफ डिस्क्लोजर। ठीक है, डोमिनेंस ऑफ टेक्नोलॉजी ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस, उनका मानना था कि इसकी वजह से क्या हुआ है, जब से ये मॉडर्निटी आई है उसकी वजह से टेक्नोलॉजी का जो डोमिनेंस है वो ह्यूमन एग्जिस्टेंस पे बढ़ता जा रहा है। बाकी इससे तो आज तक कोई ज़्यादा आया नहीं है, हमेशा इनकी बुक आती है बीइंग एंड टाइम, 3-4 PYQs में ये बुक आ रखी है, बीइंग एंड टाइम। तो हेडिगर जो है वो हमेशा टाइम पे आता था, तो हेडिगर से मैंने रखा था हैडी। ठीक है, हैडी इज माई फ्रेंड, सो मैंने रखा था कि जो हैडी है वो हमेशा टाइम पे आता है, बीइंग एंड टाइम। वो एक ह्यूमन बीइंग है और वो टाइम पे आता है, मार्टिन हेडिगर। लॉयटार्ड, जीन फ्रांसिस लॉयटार्ड। ओके, एक सेकेंड। तो फ्रांसिस लॉयटार्ड का जो फेमस स्टेटमेंट है, जिसके लिए पोस्ट मॉडर्निज्म काफ़ी फेमस है, वो है इनक्रेडिलिटी टुवर्ड्स मेटा नैरेटिव्स। इनक्रेडिलिटी मतलब होता है डाउट, ठीक है, डाउट मतलब आपको पता ही है, शक करना, और मेटा नैरेटिव्स का मतलब होता है कि कोई भी एक यूनिवर्सल चीज़ जो कि हर जगह सही मान ली गई है, कि जैसे कि जो पिजन है वो काला होता है, या जो वुमेन्स है वो वीक होती हैं, तो एक ये मेटा नैरेटिव सेट कर दिया गया है सबके माइंड में कि वुमेन्स वीक होती है, वो सेंसिटिव होती है, तो ये मेटा नैरेटिव हर जगह है। इसको क्या, अब आपको समझ आया, एक नैरेटिव होता है कि एक नैरेटिव फैला देना, और वो मेटा नैरेटिव कब बन जाता है, जब वो हर जगह ज़्यादातर लोग उसमें मानने लगे। ठीक है, पिजन को माना कि पिजन जो है वो ग्रे कलर के या ब्लैक होते हैं, ठीक है, अब आपको बाद में पता चला व्हाइट पिजन भी होते हैं, तो ये तो गलत हो गया। तो इसलिए वो हमें हर मेटा नैरेटिव को लेकर जो पोस्ट मॉडर्निस्ट थे वो डाउटफुल थे, और ये जो फेमस स्टेटमेंट है पोस्ट मॉडर्निज्म का वो है जीन फ्रांसिस लॉयटार्ड ने दिया है, तो ये याद रखना। ठीक है, स्केप्टिसिज्म मतलब वही डाउट अबाउट ऑल क्रीड्स एंड आइडियोलॉजीज, सारी आइडियोलॉजी को, क्रीड्स को शक के नजरिए से देखना, डाउट के नजरिए से देखना। ठीक है, और यूनिवर्सल थ्योरीज कुछ नहीं होती उनके अकॉर्डिंग, यूनिवर्सल नहीं होता, हर कुछ रिलेटिव होता है। परफॉर्मेटिव जो कीवर्ड है, ठीक है, वो लॉयटार्ड से रिलेटेड है, या परफॉर्मेटिव कीवर्ड आप पोस्ट मॉडर्निज्म से रिलेट कर सकते हो। एफिशिएंसी डिस्प्लेज द ट्रूथ एज द स्टैंडर्ड ऑफ वैल्यू, लॉयटार्ड का पोस्ट मार्क्सिज्म, तो लॉयटार्ड जो है पोस्ट मार्क्सिस्ट भी हैं, और उनका ये पोस्ट मार्क्सिज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो ये कहता है कि कम्युनिज्म हैज़ बीन एलिमिनेटेड एज अ अल्टरनेटिव टू लिबरल कैपिटलिज्म। ठीक है, तो लिबरल कैपिटलिज्म का ऑल्टरनेटिव कभी भी कम्युनिज्म नहीं हो सकता। पोस्ट मॉडर्न कंडीशन, वेरी फेमस बुक, हमेशा PYQ में आती है, द पोस्ट मॉडर्न कंडीशन, लॉयटार्ड की बुक है। माइकल फूको का हमेशा पावर इज नॉलेज या नॉलेज एज पावर। ठीक है, ये जो कॉन्सेप्ट है जहाँ पर भी ये दिखे नॉलेज एज पावर या पावर और नॉलेज एक ही लाइन में दिखे तो वो माइकल फूको का होगा। उन्होंने फॉर्म्स ऑफ नॉलेज दी थी, उन्होंने आर्कियोलॉजीज दी थी, डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ नॉलेज जिसको हम बोलते हैं। तो आर्कियोलॉजीज क्या है, डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ नॉलेज, और ये कीवर्ड किससे रिलेटेड है, मिशेल फूको से रिलेटेड है। डिस्कर्सिव फॉर्मेशन वाला कीवर्ड भी मिशेल फूको, डिस्कर्सिव फॉर्मेशन। ठीक है, नॉलेज को पावर, ट्रूथ ऑलवेज बीइंग अ सोशल कंस्ट्रक्ट, तो ट्रूथ जो है सोशली कंस्ट्रक्टेड होता है, ट्रूथ कुछ एक, कोई भी कंडीशन ट्रूथ कोई एक नहीं होता। ठीक है, ट्रुथ जो है वो काफ़ी सारे हो सकते हैं, वो सोशली कंस्ट्रक्टेड होते हैं, नेचुरल नहीं होते। पावर कैन बी प्रोडक्टिव एज वेल एज प्रोहिबिटिव, तो उन्होंने पावर का कॉन्सेप्ट याद रखना, माइशेल फूको का नॉलेज और पावर के लिए उन्होंने बोला था कि पावर प्रोडक्टिव भी हो सकती है, पावर प्रोहिबिटिव भी हो सकती है।
जैक्वस डेरिडा, डीकंस्ट्रक्शन का कॉन्सेप्ट, ठीक है। जैक्वस डेरिडा को हम स्किनर के आर्टिकल वगैरह में भी पढ़ते हैं जब हम इंटरप्रिटेशन ऑफ टेक्स्ट पढ़ते हैं। अब जैक्वस डेरिडा जो है वो लैंग्वेज की बात करती है। अब लैंग्वेज ये नहीं हिंदी इंग्लिश मराठी, ये लैंग्वेज नहीं, लैंग्वेज यानी कि उस टेक्स्ट की लैंग्वेज। जब भी हम कोई बुक या टेक्स्ट पढ़ते हैं तो उसके पीछे हमें समझने की ज़रूरत है कि उस जो थिंकर जिसने ये बुक लिखी है उसका क्या कॉन्टेक्स्ट रहा होगा, उसका स्पेस क्या था, कंटेक्स्ट टाइम एंड स्पेस क्या था, उस टाइम पे कैसी कंडीशंस चल रही थी, उस टाइम पे वो इमोशनली फिजिकली या साइकोलॉजिकली कैसा था उसका इन्वायरमेंट। तो इन सब बेसिस पे हम जज करते हैं कि हिस्टोरिकल और कल्चरल बैकग्राउंड ऑल्सो। तो इन सब बेसिस पे हम जज करते हैं कि वो टेक्स्ट किस टाइम पे लिखा गया है, क्यों लिखा गया है, और जो वो लिखा गया है क्या वो लिटरल सेंस में वही है या फिर उसका असर कहीं ना कहीं हम वो कंटेक्स्ट से देख सकते हैं, ठीक है। तो टेक्स्ट का हमें कल्चरल लाइफ देखने की जरूरत है। तो डीकंस्ट्रक्शन का कॉन्सेप्ट जैक्वस डेरिडा का हमेशा याद रखना, ठीक है। तो उन्होंने ये लाइन बोली भी थी जो मैंने आपको समझाई कि ऑथर्स जो होते हैं कभी भी फुली कॉन्शियस नहीं होते और ना ही वो पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिबल है जिस वो लिख रहे हैं। कभी कभी जो ऑथर है वो सबकॉन्शियस माइंड में भी वो लिख देता है जो कि गलत हो सकता है या फिर वो एग्जिस्ट ही ना करता हो, जस्ट बिकॉज उसके दिमाग में एक इंटरप्रिटेशन बस गया है, ठीक है। तो वो ऑथर की गलती नहीं है, वो उसके इन्वायरमेंट उसके कल्चर की गलती है कि उसने ऐसा कुछ देखा। जैसे कि हॉब्स, हमेशा मैं हॉब्स का एग्जांपल देती हूँ क्योंकि हॉब्स ने सिविल वॉर देखा था, इसलिए वो हॉब्स का जो ह्यूमन नेचर था वो था सेल्फिश, ब्रूटिश, ठीक है, रिजिड, और वो हमेशा उसके ह्यूमन नेचर को नेगेटिव फॉर्म में देखता है। क्यों? अब वो उसकी गलती नहीं है कि उसने कोई अच्छा इंसान नहीं देखा, अब उसने सारे लोग ही ऐसे देखे सिविल वॉर के टाइम पे जो कि सेल्फिश थे, ब्रूटल थे, तो ऐसा उसका ह्यूमन नेचर बन गया। डिफरेंस इन लैंग्वेजेस होता है, ठीक है। तो इन्होंने कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंस भी दिया था जैक्वस डेरिडा में। अब लैंग्वेज मैंने आपको बता दिया क्या, और मीनिंग्स डिफरेंट होते हैं। राइटिंग एंड डिफरेंस मार्जिन्स ऑफ फिलोसफी एंड स्पेक्ट्रम्स ऑफ मार्क्स आर द फेमस बुक बाय जैक्वस डेरिडा। देन ठीक है, आदमी है राइटिंग एंड डिफरेंस मार्जिन्स ऑफ फिलोसफी एंड स्पेक्ट्रम्स ऑफ मार्क्स। रिचर्ड रॉटरी इज पॉलिटिकल इश्यूज की बात करते हैं, लैंग्वेज एंड माइंड इनका फेमस वर्क या फेमस कीवर्ड एनालिसिस दिया था उन्होंने लैंग्वेज। अब लैंग्वेज वही जो मैंने आपको समझाया, एंड माइंड यानी कि हमारी साइकोलॉजी, ठीक है। ऐसा नहीं कि वो ब्रेन की स्टडी करने बैठ गए थे। तो लैंग्वेज एंड माइंड, फिलोसफी इटसेल्फ शुड बी अंडरस्टूड एज नथिंग मोर देन अ कन्वर्सेशन। एंड इनकी बुक जो है फिलोसफी एंड द मिरर ऑफ नेचर, ट्रिक याद कराई हुई है ऑलरेडी, 1 मिनट शॉर्ट है, शॉर्ट्स जो वाइटी शॉर्ट्स होते हैं उसमें। तो मैंने पूरी प्लेलिस्ट ही बना दी है अलग से, 1 मिनट शॉर्ट्स के नाम से, 1 मिनट इज इक्वल टू 1 ट्रिक, ठीक है। वो वाली सारी देख जाना, 1 मिनट की 25 वीडियो है शायद, 25 मिनट में आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट और ट्रिक हो जाएंगी। फिलोसफी एंड मिरर ऑफ नेचर, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ प्रैग्मैटिज्म, कॉन्टिजेंसी, आयरनी एंड सॉलिडारिटी, ट्रिक ऑलरेडी टोल्ड। पोस्ट मॉडर्निज्म, अ वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन, सिर्फ एक बार ये PYQ आया था, बटलर ने लिखा है, याद रख लेना। मार्क्सिज्म बहुत बारी सबने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, मैं पढ़ा भी चुकी हूँ ओपिगाओ में, और एक जल्दी ही वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में डिटेल सीरीज भी आने वाली है इसके ऊपर, तो मार्क्सिस्ट हम तब पढ़ेंगे। कार्ल मार्क्स को यंग मार्क्स और मैच्योर मार्क्स में डिवाइड किया जाता है। जो अर्ली राइटिंग्स है कार्ल मार्क्स की, जैसे कि पेरिस मैन्युस्क्रिप्ट्स है ना, और EPM, तो ये अर्ली राइटिंग्स कार्ल मार्क्स की हैं, यंग मार्क्स की हैं सॉरी। और ह्यूमैनिस्टिक सोशलिस्ट हैं, एलिनेशन का कॉन्सेप्ट जो है पेरिस मैन्युस्क्रिप्ट्स में आता है, उनकी अर्ली राइटिंग्स का पार्ट है। ह्यूमन सेल्फ रियलाइजेशन अंडर कम्युनिज्म, ये भी अर्ली राइटिंग्स में है, मतलब ह्यूमैनिस्ट सोशलिस्ट थे जब कार्ल मार्क्स अपने यंग मार्क्स में थे। और लेटर राइटिंग्स में हमें दिखेगा इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ कैपिटलिज्म, सिर्फ इतना सा याद रख लेना, और डिटेल में तो हम पढ़ ही लेंगे। फ्रेडरिक एंगल्स को उन्होंने डायलेक्टिक्स को एज अ फोर्स बोला था, सोशल लाइफ और नेचर में दोनों में ही। डायलेक्टिक मटेरियलिज्म का कॉन्सेप्ट उन्होंने एंजल्स ने मार्क्स के साथ लिख के इसको कंप्लीट किया था, मतलब सबसे बड़ा योगदान एंजल्स का ही था डायलेक्टिक मटेरियलिज्म की फिलॉसफी को रेडी करने में। हमने बहुत बार ये फिलॉसफी पढ़ ली थी, ओपिगाबा में भी पढ़ाई थी। मटेरियलिस्टिक एनालिसिस टू फैमिली किया था। मोनोगैमस मैरिज इन्वॉल्व्स द सब्जेक्शन ऑफ वुमेन बाय मेन, ठीक है। जो मोनोगैमस मैरिज होती है मतलब सिर्फ एक शादी, ठीक है, तो उसमें वुमेन जो है उस मैन के द्वारा सप्रेस की जाती हैं, एंड हैज ओरिजिन इन द इंस्टीट्यूशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। और कहीं ना कहीं इसकी ये जो सबसेक्शन ऑफ वुमेन होता है वो प्राइवेट प्रॉपर्टी की वजह से होता है, ऐसा फ्रेडरिक एंजल्स का मानना था। एंड ड्यूरिंग ऑरिजिन्स ऑफ फैमिली प्राइवेट प्रॉपर्टी इन द स्टेट एंड डायलेक्टिक्स ऑफ नेचर आर द बुक्स रिटन बाय फ्रेडरिक एंजल्स अलोन, नॉट विद मार्क्स। अब मैंने आपको ये भी एक ट्रिक से याद कराया हुआ है कि कार्ल मार्क्स ने कौन सी बुक अकेले लिखी, कार्ल मार्क्स ने कौन सी बुक एंजल्स के साथ मिलकर लिखी, और एंजल्स से कौन सी बुक अकेले लिखी, ठीक है। तो ये 10 मिनट का एक है, उसमें मैंने पूरी कहानी याद कराई है।
वही शॉर्ट ट्रिक वाले में 1 मिनट में मिल जाएगा। लेनिन जो है सेंट्रल इंपॉर्टेंस देते हैं वैनगार्ड पार्टी को, ठीक है। वैनगार्ड पार्टी के लीडर थे, इन्होंने प्रोलेटेरियन क्लास को गाइड किया था, उसको सपोर्ट किया था प्रोलेटेरियन क्लास को। और लेनिन ने एनालाइज किया था कॉलोनियलिज्म एज एन इकोनॉमिक फिनोमिना, कि कॉलोनियलिज्म क्या है, एक इकोनॉमिक फिनोमिना है। देन और वो पॉसिबिलिटी बताते हैं ऑफ टर्निंग वर्ल्ड वॉर इनटू क्लास वॉर, कि एक पॉसिबिलिटी है कि जो वर्ल्ड वॉर है वो क्लास वॉर में तब्दील या शिफ्ट हो सकता है, ठीक है। एंड इंसरेक्शनरी रोड टू सोशलिज्म, तो ये याद रखें, इनकी बुक का नाम भी है ऑन द रोड टू इंसरेक्शन। यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है मैंने आपको, लेकिन ये साइड में लिख दिया है, पीडीएफ में आपको ये लिखा हुआ मिल जाएगा, ऑन द रोड टू इंसरेक्शन। इंसरेक्शनरी का मीनिंग भी लिखा हुआ है, जहाँ पे जिन बच्चों की थोड़ी सी कमजोर इंग्लिश है, क्योंकि मैं कोई पीडीएफ ग्रुप में प्रोवाइड करूंगी, तो इसलिए मैंने यहाँ पे सबके वर्ड मीनिंग भी लिख दिए हैं साथ साथ, जो मुझे लगा कि बहुत डिफिकल्ट हो सकता है समझना। तो इंसरेक्शनरी रोड टू सोशलिज्म है, मतलब क्या, एक वायलेंट अपराइजिंग अगेंस्ट एन अथॉरिटी और गवर्नमेंट। अब यहाँ पे अथॉरिटी और गवर्नमेंट तो नहीं है, यहाँ पे सोशलिज्म की बात हो रही है, ठीक है। तो वो सोशलिज्म वो थोड़ा सा बैकवर्ड जाके ये देखते हैं, मार्क्सिस्ट थिंकर है लेनिन, और वो इलेक्टोरल डेमोक्रेसी को भी रिजेक्ट करते हैं, ठीक है। क्यों रिजेक्ट करते हैं? क्योंकि वो बोलते हैं कि जो इलेक्टोरल डेमोक्रेसी है, जहाँ पे इलेक्शन के बेसिस पे डेमोक्रेसी जो चलाई जाती है, वो क्या है, एक पार्लियामेंटेरियन क्रेंटिसिज्म है। और पार्लियामेंटेरियन क्रेंटिसिज्म का जो वर्ड मीनिंग है वो मैंने आपको ऊपर लिखा हुआ है, ये रहा, ठीक है। तो पार्लियामेंट्री क्रेंटिसिज्म क्या है, एक पेजोरेटिव है फॉर द बिलीफ दैट अ सोशलिस्ट सोसाइटी कैन बी अचीव्ड बाय अ पीसफुल पार्लियामेंट्री मीन्स। तो ऐसा सोचा जाता है कि हाँ, अगर हमें पीसफुल सोसाइटी चाहिए तो हम पार्लियामेंट्री मीन्स के थ्रू अचीव कर सकते हैं, बल्कि वो ऐसा कुछ भी नहीं है अकॉर्डिंग टू लेनिन, कि वो मतलब एक बेसिकली इलेक्टोरल डेमोक्रेसी और पार्लियामेंट के खिलाफ बोल रहे हैं। व्हाट इज टू बी डन इज द फेमस बुक बाय लेनिन, सबने पढ़ी होगी। इंपीरियलिज्म द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म इज द बुक बाय लेनिन, एंड द स्टेट एंड द रेवोल्यूशन इज द बुक बाय लेनिन। अब एक और बुक है, आई गेस पोस्ट कॉलोनियलिज्म या फिर कॉलोनियलिज्म द हाईएस्ट स्टेज ऑफ इंपीरियलिज्म। ये किसकी बुक है फिर ये बताना, इन दोनों का नाम मिलता जुलता है। वैसे हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म है, उस बुक का नाम है हाईएस्ट स्टेज ऑफ इंपीरियलिज्म। मुझे वैसे पता है इसकी है हमें निक्रुमा, ठीक है। तो अब मैंने तुमको बता दिया, अब फिर से आप सर्च भी कर लेना, यही है निक्रुमा साहब ही है। लियोन ट्रॉट्स्की आपको पता है गांधी को उन्होंने बहुत इन्फ्लुएंस भी किया था। तो ये लेनिन की जो थ्योरी ऑफ पार्टी है, यानी कि वैनगार्ड पार्टी की बात हो रही है, तो लियोन ट्रॉट्स्की जो है उसको क्रिटिसाइज करते हैं, और इन्होंने थ्योरी ऑफ परमानेंट रेवोल्यूशन भी दी थी। लियोन ट्रॉट्स्की ने थ्योरी ऑफ परमानेंट रेवोल्यूशन भी दी थी, सोशलिज्म कुड बी एस्टैब्लिश्ड इन रशिया विदाउट द नीड फॉर बुर्जुआजी स्टेट ऑफ डेवलपमेंट। तो लियोन ट्रॉट्स्की का मानना था कि सोशलिज्म बिना बुर्जुआजी स्टेज के भी स्थापित हो सकता है। सोशलिज्म लाने के लिए जरूरी नहीं है कि पहले कैपिटलिज्म होना चाहिए, फिर वहां पे रेवोल्यूशन होगा, फिर सोशलिज्म आएगा, नहीं, बिना कैपिटलिज्म स्टेज आए भी सीधा सोशलिज्म की शुरुआत किसी स्टेट में हो सकती है। इंटरनेशनलिज्म को फॉलो करते हैं, और वो स्टालिनिज्म के खिलाफ थे। कौन? लियोन ट्रॉट्स्की स्टालिनिज्म के खिलाफ थे, लेनिन के खिलाफ थे, स्टालिन के भी खिलाफ थे। इंटरनेशनलिज्म में वो बिलीव करते थे कि सबको इंटरनेशनल लेवल पे एक साथ रहना चाहिए। रिजल्ट्स एंड पर्सपेक्ट्स आर द बुक रिटन बाय लियोन ट्रॉट्स्की विच इज अ PYQ। तो ट्रॉट्स्की क्या है? रिजल्ट्स एंड प्रोस्पेक्ट्स। हिस्ट्री ऑफ रशियन रेवोल्यूशन, तो रशियन रेवोल्यूशन इसका याद रखना है, एंड द रेवोल्यूशनरी बिट्रेड, रेवोल्यूशन जो है बिट्रेड, ठीक है, उनको धोखा मिला। ट्रॉट्स्की को क्या मिला? धोखा मिला है बेचारे को। रशियन रेवोल्यूशन की हिस्ट्री लिख रहा था और किसी ने उसको धोखा दे दिया, और उसका एज ए रिजल्ट क्या हुआ, उसने हिस्ट्री लिख दिया। कुछ भी ऐसा कहानी याद कर लो और ये तीनों बुक याद रखो। एंटोनियो ग्राम्स्की, इनकी जो फेमस जो है काउंटर हेगेमनी का कॉन्सेप्ट है, प्रिजन नोटबुक इनका फेमस वर्क है, ठीक है। तो इनको एंटोनियो ग्राम्स्की को हम डिटेल में पढ़ेंगे। ये साइंटिफिक डिटर्मिनिज्म को रिजेक्ट करते हैं, मतलब एकदम ही एंटी मार्क्सिस्ट बोलते हैं बहुत हद तक। एंटी मार्क्सिस्ट भी नहीं बोलेंगे, इनको पोस्ट मार्क्सिस्ट बोल सकते हो, ठीक है, नियो मार्क्सिस्ट सॉरी। तो एंटोनियो ग्राम्स्की का भी बहुत अच्छा है, क्योंकि उन्होंने बहुत प्रैक्टिकल होकर चीज़ें बताई थी कि जो मार्क्सिस्ट है वो ज़्यादातर इकोनॉमी की बात करते हैं, हर चीज़ में वो बेस में इकोनॉमी को रखते हैं, बल्कि ऐसा है नहीं, ठीक है। तो वैसा वाला, और उन्होंने बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच लेकर बताया था। थ्योरी ऑफ हेगेमनी दी थी, थ्योरी ऑफ हेजेमनी में, या हेजेमनी बोलो ज़्यादा अच्छा है। तो डोमिनेंस ऑफ बुर्जुआजीज आइडियाज एंड बिलीव्स। अगर मैं फास्ट बोल रही हूँ तो आप प्लीज स्लो कर सकते हो, स्पीड यूट्यूब में ऑप्शन है। द इंपॉर्टेंस ऑफ पॉलिटिकल एंड इंटेलेक्चुअल स्ट्रगल, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो गया है, ऑलमोस्ट 1.5 घंटा होने वाला है, सो इसलिए। राइवल प्रोलेटेरियन हेजेमनी बेस्ड अपॉन सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स, वैल्यूज एंड थ्योरीज।
माओ ज़ेडोंग के ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ और ये सारी बुक मैंने आपको वहाँ पे याद करा दी थी। ज़्यादातर जो ऑन वाली बुक है वो माओ ज़ेडोंग की है। ऑन द 10 मेजर रिलेशनशिप, ऑन द पीपल्स डेमोक्रेटिक डिक्टेटरशिप, ऑन द करेक्ट हैंडलिंग ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन अमंग पीपल। अभी बस 1 या 2 दिन पहले ही मैंने ये वीडियो बनाई है 15 मिनट की, वैसे है वो 10 मिनट की, 5 मिनट में मैंने आपको बोनस PDF के बारे में बताया है, तो वो आप देख सकते हो। और कल्चरल रेवोल्यूशन ये सब हमने उसमें डिस्कस कर दिया था, यहाँ नहीं पढ़ेंगे। रिपब्लिकनिज्म आपको पता होनी चाहिए। तो द रिपब्लिक जो बुक है वो सिज़ेरो की है। एक तो रिपब्लिक है प्लेटो की, लेकिन द रिपब्लिक है सिज़ेरो की, ठीक है, जहाँ पे उन्होंने मिक्स गवर्नमेंट को डिफेंड किया है। रिपब्लिकनिज्म का कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे पेटिट का एक बारी कोट आया हुआ था, तो ये आप यहाँ से पढ़ सकते हो। रिपब्लिकन फ्रीडम कंबाइंस लिबर्टी इन द सेंस ऑफ प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्रेरी और टायरनिकल गवर्नमेंट, ठीक है। तो प्रोटेक्शन हमें किसके अगेंस्ट चाहिए? हमें एक ऐसी सरकार के अगेंस्ट प्रोटेक्शन चाहिए जो कि आर्बिट्रेरी ना हो। आर्बिट्रेरी का मतलब होता है कि जब सरकार अपनी मनमर्जी चलाए, कुछ भी करे, कुछ भी, ठीक है। और हम रिपब्लिक में क्या होता है? फुल और एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है पब्लिक का पॉलिटिकल लाइफ में भी, ठीक है। रिपब्लिकनिज्म जो है वो सिविक वर्च्यू की बात करता है। मोरल कंसर्न जो है रिपब्लिकनिज्म, सिविक वर्च्यू और पब्लिक एक्टिविटी और प्राइवेट, मतलब वो पब्लिक एक्टिविटी को ऊपर रखता है, सुपीरियर रखता है ओवर प्राइवेट। हैना एरेंट भी इसकी थिंकर है, इसमें रिपब्लिकनिज्म में आएगी। सिविक ह्यूमनिज्म की ये बात करता है और ये रेजिस्ट करता है, मतलब किसके अगेंस्ट है? ये प्राइवेटाइजेशन एंड मार्केटाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स के अगेंस्ट है। कौन? रिपब्लिकनिज्म। रिपब्लिकनिज्म की आइडियोलॉजी, रैशनल चॉइस थ्योरी जो है वो कहीं ना कहीं रिपब्लिकनिज्म का पार्ट है। रिपब्लिकन थ्योरी पॉजिटिव थ्योरी ऑफ फ्रीडम की बात करती है। तो अगर बात किया जाए कि रिपब्लिक किस में मानता है, तो पॉजिटिव थ्योरी, मतलब कि स्टेट का इंटरफेरेंस होना चाहिए। पॉलिटिकली रिपब्लिकनिज्म जो है वो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट की बात करता है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के अंदर पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट की बात करता है। रेडिकल डेमोक्रेसी, डिवाइडेड गवर्नमेंट अचीव थ्रू फेडरलिज्म एंड सेपरेशन ऑफ पावर। और डिवाइडेड गवर्नमेंट होनी चाहिए, कैसे? डिवाइडेड इन द सेंस सेपरेशन ऑफ पावर और फेडरलिज्म हो। रेडिकल डेमोक्रेसी, इसमें जो की थिंकर्स हैं वो है निकोलो मैकियावेली। निकोलो मैकियावेली जो है वो रिपब्लिक को बेस्ट तरीका मानते हैं जिससे कि पैट्रिशियंस और पीपल के बीच का जो टेंशन है वो खत्म हो सके। तो जो पीपल और पैट्रिशियंस के बीच में जितनी भी स्ट्रेस चल रहा है, तनाव चल रहा है, वो रिपब्लिक आने से खत्म हो जाएगा। निकोलो मैकियावेली रिपब्लिकनिज्म को सपोर्ट करते हैं, तो याद रखना। इंपॉर्टेंस ऑफ पेट्रियोटिक वर्च्यू इन मेंटेनिंग पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, ठीक है। पेट्रियोटिक वर्च्यू बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर हमें पॉलिटिकली स्टेबल होना है। ये भी मैकियावेली बोल रहे हैं। द प्रिंस की बुक अगर आपने पढ़ी होगी तो बहुत अच्छे से समझ आएगा आपको ये चीज़। लिबर्टी विद सेल्फ गवर्नमेंट एंड सॉ मिलिट्री एंड पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन एज एन इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ इंश्योरिंग ह्यूमन फुलफिलमेंट, ठीक है। देन ये तो इजी लिखा हुआ था। देन ये बात करते हैं मॉन्टेस्क्यू की। मॉन्टेस्क्यू जो है पार्लियामेंट्री लिबरलिज्म को सपोर्ट करते हैं, चैंपियन द फॉर्म ऑफ पार्लियामेंट्री लिबरलिज्म। पार्लियामेंट्री लिबरलिज्म का सिंपल मतलब है रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। और वो टेरेनी को रेजिस्ट करते हैं बाय फ्रेगमेंटिक गवर्नमेंट पावर, कि जो सरकार है उसको पावर जो है डिवाइड कर दो। इसलिए इनका जो मॉन्टेस्क्यू का जो फेमस कॉन्सेप्ट है वो है सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट, ठीक है। कि अगर आपको टेरेनी से बचना है तो सरकार की पावर्स डिवाइड कर दो, सबको अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दो। तो सेपरेशन ऑफ पावर में उन्होंने 3 ब्रांचेस बताई थी जो कि आज के टाइम पे इंडिया में भी है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। इसलिए आपको हमेशा सबको याद रहेंगी ही रहेंगी। स्पिरिट ऑफ लॉज, इनकी फेमस बुक मॉन्टेस्क्यू की द स्पिरिट ऑफ द लॉज, तो ये याद रखना है, इनकी बुक बहुत बारी पूछी जाती है। द स्पिरिट ऑफ द लॉज किसकी बुक है? मॉन्टेस्क्यू। पॉपुलर सॉवरेनिटी क्या होता है, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, और यहाँ पे क्यों लिखा है वो इसलिए लिखा है, मैं आपको बताती हूँ थोड़ी देर में। देखो ये रहा पॉपुलर सॉवरेनिटी, ठीक है। थॉमस पेन पॉपुलर सॉवरेनिटी में मानते थे, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसका डेफिनेशन यहाँ पे लिख दिया। तो ये अपोनेंट है मोनार्कियल सिस्टम के और सपोर्ट, मतलब मोनार्की के खिलाफ है और रिपब्लिक को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि अभी हम रिपब्लिकनिज्म के थिंकर पढ़ रहे हैं। और इनकी जो बुक आएगी जो हमेशा पेपर में आती है, द राइट्स ऑफ मैन, ये बुक मैंने बहुत बारी देखी है, द राइट्स ऑफ मैन। बाकी आप एज ऑफ रीजन और कॉमन सेंस भी याद रखना, ठीक है। कि आपको पेन, जब आपको दर्द होता है तो कॉमन सेंस है कि आपको रीजन अप्लाई करके डॉक्टर के पास जाना चाहिए। जब आपको दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है, थॉमस पेन, तो कॉमन सेंस ये कहती है कि डॉक्टर के पास जाओ, रीजन का उपयोग करो और डॉक्टर के पास जाओ। कॉमन सेंस के लिए भी हमें क्या चाहिए? रीजन चाहिए। और जिस आदमी के पास रीजन है उसके पास वो अपने राइट्स की भी बात करेगा ही करेगा। तो ये इसकी ट्रिक हो गई। और वो इगैलिटेरियनिज्म को सपोर्ट करते हैं। कौन? थॉमस पेन इगैलिटेरियनिज्म को सपोर्ट करते हैं। इस्टेब्लिश्ड रिलीजन, जो मतलब एक रिलीजन कट्टरता या एक ही जगह पे जो स्थापित रिलीजन एग्जिस्ट कर रहा है वो उसको अटैक करते हैं, उसके अगेंस्ट बोलते हैं। इंडिविजुअल राइट्स की वो बात करते हैं, तभी उनका बुक का नाम भी राइट्स ऑफ द मैन है।
वेलफेयर स्टेट की बात करते हैं, तो जो बंदा इगैलिटेरियनिज्म की बात करेगा वो वेलफेयर स्टेट की भी बात करेगा, राइट। और ये रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ की भी बात करते हैं, क्योंकि रिपब्लिक वाले जो है स्टेट का इंटरफेरेंस चाहते हैं, तो वो बोलेंगे कि वेल्थ भी स्टेट रिडिस्ट्रीब्यूट करे। एक सेकेंड, ये थोड़ा सा हैंग हो रहा है। बात करते हैं बेंजामिन कॉन्स्टेंट की। तो बेंजामिन कॉन्स्टेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को सपोर्ट करते हैं। ये लिबर्टी ऑफ एंशियंट्स और लिबर्टी ऑफ मॉडर्न्स की बात करते हैं। डायरेक्ट पार्टिसिपेशन और सेल्फ गवर्नमेंट की बात करते हैं। तो लिबर्टी ऑफ एंशियंट्स क्या क्या मतलब है, सॉरी, तो फॉर्मल लिखा है लिबर्टी ऑफ एंशियंट्स में। वो बोलते हैं कि लिबर्टी ऑफ एंशियंट्स का मतलब है जहाँ पे देखो एंशियंट मतलब क्या, पहले आपको पता है कि पहले के ज़माने में डायरेक्ट पार्टिसिपेशन होता था। जब बात करें एग्जाम्पल पंचायत की, तो पंचायत के लोग क्या करते थे, सारे विलेज के लोग आके डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते थे, राइट, क्योंकि उस टाइम पे छोटा था, मतलब कम पॉपुलेशन थी। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ी तो हमें ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव्स लाने की जरूरत पड़ी, लेकिन जब तक पॉपुलेशन कम थी तो डायरेक्ट पार्टिसिपेशन सबका होता था सरकार बनाने में, और लोग जो थे सेल्फ गवर्नमेंट में थे। तो वही वैसे ही याद आप रख सकते हो इसी चीज़ से कि लिबर्टी ऑफ एंशियंट्स का मतलब बेंजामिन कॉन्स्टेंट के अकॉर्डिंग क्या है। तो पहले तो ये बात याद रखो कि वो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को सपोर्ट करते हैं, ये कीवर्ड आपके बहुत काम आएगा। दूसरा याद रखो, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इनका लिबर्टी ऑफ एंशियंट्स और लिबर्टी ऑफ मॉडर्न्स के बीच का डिस्टिंक्शन। एंशियंट्स का मतलब है डायरेक्ट पार्टिसिपेशन एंड सेल्फ गवर्नमेंट। मैं इतना क्यों बता रही हूँ इसको, क्योंकि ये पीवाईक्यू में आया है हुआ है, और इसमें स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 करके आया हुआ था। पहली स्टेटमेंट थी लिबर्टी ऑफ एंशियंट्स और उसकी डेफिनेशन लिखी हुई थी। दूसरी स्टेटमेंट थी लिबर्टी ऑफ मॉडर्न्स और उसकी डेफिनेशन लिखी हुई थी। बस वो जो डेफिनेशन थी वो इंटरस्विच थी, मतलब लिबर्टी ऑफ एंशियंट की, लिबर्टी ऑफ मॉडर्न की डेफिनेशन में ये लिखा हुआ था डायरेक्ट पार्टिसिपेशन एंड सेल्फ गवर्नमेंट, और लिबर्टी ऑफ एंशियंट्स की डेफिनेशन में ये चीज़ लिखी हुई थी। बल्कि ये एकदम उल्टा है। एंशियंट्स में मतलब जो पुरानी बात करें तो वो डायरेक्ट पार्टिसिपेशन और सेल्फ गवर्नमेंट की बात करते हैं, और मॉडर्न लिबर्टी की बात करें, लिबर्टी ऑफ द मॉडर्न्स, तो उसमें वो बात करते हैं नॉन इंटरफेरेंस और प्राइवेट राइट्स की। किसकी? नॉन इंटरफेरेंस एंड प्राइवेट राइट्स। तो ये बहुत बहुत अच्छे से याद रखो। नहीं हो रहा तो अभी यहाँ पे पॉज कर लो वीडियो और दोबारा पढ़ो। रूसो और जैकोबिन्स हैड एम्फेसाइज एंशिएंट लिबर्टी। अब एंशिएंट लिबर्टी को बेंजामिन कॉन्स्टेंट ने जब डिवाइड किया तो उन्होंने बताया कि जो लिबर्टी ऑफ एंशिएंट्स थी उसको दो लोग सपोर्ट करते हैं, रूसो और जैकोबिन्स। और कॉन्स्टेंट बोलते हैं, इंस्टेड बेंजामिन कॉन्स्टेंट बोलते हैं कि एक एंशिएंट और मॉडर्न लिबर्टी के बीच में मैं किसी को नहीं सपोर्ट कर रहा, बल्कि मैं चाहता हूं कि जो लिबर्टी ऑफ एंशिएंट्स और लिबर्टी ऑफ मॉडर्न है उनके बीच में एक बैलेंस बना रहे। ठीक है, ना एंशिएंट ज़्यादा हो, ना ही मतलब डायरेक्ट पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा हो या सेल्फ गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा हो, और ना ही लोग ज़्यादातर प्राइवेट राइट्स और नॉन इंटरफेरेंस की बात करें। ठीक है, तो दोनों ही चीज़ का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है ताकि हम एक रिप्रेजेंटेशन और कॉन्स्टिट्यूशनल चेक्स को मेंटेन कर सके, अचीव कर सके। तो वो रिप्रेजेंटेशन चाहते थे, क्यों मैंने आपको बोला ये याद रखने के लिए, क्योंकि वो सपोर्टर थे कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के, तो वो रिप्रेजेंटेशन को अचीव करना चाहते थे और चेक्स एंड बैलेंसेस बने रहे कॉन्स्टिट्यूशनली। तो वो चाहते थे कि दोनों के बीच में बैलेंस बना रहे, एंशिएंट और मॉडर्न लिबर्टी के बीच में। अब मेरी आवाज़ पे फोकस करो, ठीक है, जो मैं बोल रही हूँ देखो मत, मैं हाईलाइट कर रही हूँ नहीं कर रही। कॉन्स्टेंट जो है उनकी जो फेमस बुक है प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिक्स, देखो तो प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिक्स याद रखना। प्रिंसिपल आप ऐसे याद करो कि जो आपके स्कूल के प्रिंसिपल है वो कौन का एक कांस्टेंट बिहेवियर है आपकी तरफ, कुछ भी कर लो वो सुधरेंगे नहीं। तो बेंजामिन कॉन्स्टेंट का प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिक्स। जेम्स मैडिसन, तो जेम्स मैडिसन जो है, एक सेकेंड, वो कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिकनिज्म को सपोर्ट करते हैं और वो इंस्टीट्यूशंस को बोलते हैं कि इंस्टीट्यूशंस के थ्रू हम राइवलरी जो है मतलब जो टेंशन चल रही है, जो राइवलरी चल रही है, उसको हम खत्म कर सकते हैं। कंटेन मतलब क्या होता है? कंट्रोल करना बेसिकली। ठीक है, तो इंस्टीट्यूशंस के थ्रू हम फैक्शनल राइवलरी, फैक्शन यानी कि जो लोग आपस में दो अलग फैक्शंस बट गए हैं, दो अलग अलग आइडियोलॉजीज के लोग बट गए हैं, उनको हम कंट्रोल कर सकते हैं इंस्टीट्यूशंस का इस्तेमाल करके, एंड पॉलिटिकल लिबर्टी को इंश्योर कर सकते हैं, ऐसा जेम्स मैडिसन बोलते थे। पावर इज अ चेक टू पावर, ये एक कोट है जो आपको कभी क्वेश्चन में आ सकता है, आया हुआ है कि नहीं आई डोंट नो, मुझे याद नहीं है, पर ये सुना सुना सा लग रहा है। पावर इज अ चेक टू पावर किसका कोट है? जेम्स मैडिसन का कोट है, और ये प्लूरलिज्म और डिवाइडेड गवर्नमेंट को डिफेंड करते हैं। साथ ही साथ फेडरलिज्म, बाइकैमरलिज्म एंड सेपरेशन ऑफ पावर्स को भी ये सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो याद रखना किस किस चीज़ की बात करें, फेडरलिज्म, बाइकैमरलिज्म एंड सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर मॉन्टेस्क्यू का भी है। रैशनल चॉइस थ्योरी विच इज द लास्ट थ्योरी ऑफ आवर डे। फाइनली हाँ, सिर्फ 2 पेज बचे हैं, थोड़ा सा और वेट। रैशनल चॉइस थ्योरी, सब डिवीजन, पब्लिक चॉइस थ्योरी एंड सोशल चॉइस थ्योरी एंड गेम थ्योरी। और जाने से पहले, समझाने से पहले हैप्पी होली अगैन।
और आई होप आप सबकी होली बहुत अच्छी गई होगी, पढ़ रहे हो अगर उसके बाद देख रहे हो तो पब्लिक चॉइस थ्योरी, सोशल चॉइस थ्योरी और गेम थ्योरी ये रैशनल चॉइस थ्योरी का ही पार्ट है। तो रैशनल चॉइस थ्योरी के अंदर हम 3 थ्योरी और पढ़ते हैं, या इसको हम बोल सकते हैं कि इसके रैशनल चॉइस थ्योरी में हम 3 सब डिवीजन है। तो पब्लिक चॉइस थ्योरी, सोशल चॉइस थ्योरी और गेम थ्योरी रैशनल चॉइस थ्योरी का पार्ट है। 1970s में ये थ्योरी आई थी और इसको हम फॉर्मल पॉलिटिकल थ्योरी भी बोलते हैं, याद रखना। फॉर्मल पॉलिटिकल थ्योरी इज रैशनल चॉइस थ्योरी। इकोनॉमिक थ्योरी है जिसमें हम प्रोसीजरल रूल्स की बात करते हैं, मतलब ये एक तरीके से ऐसी इकोनॉमिक थ्योरी है जो किस पे बेस्ड है, प्रोसीजरल रूल्स पे, यूजुअली अबाउट द रैशनली सेल्फ इंटरेस्टेड बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल। तो रैशनल चॉइस थ्योरी का अगर मोटा मोटा बात करें तो इंडिविजुअल जो है वो रैशनल थिंकर है, ठीक है। वो जानता है कि उसको क्या चूज करना चाहिए और वो वही चॉइस लेगा, मतलब अगर उसको ABC में से चूज करने के लिए दिया जाए, ठीक है, तो वो इनमें से ऐसा बेस्ट डिसीजन लेगा जो उसके हित में हो, ठीक है, जो सोसाइटी के भी हित में हो और उसके लिए सबसे बेस्ट हो या सबसे कम वर्स्ट हो, ठीक है। ऐसा आजकल बोला जाता है कि किसको वोट दें, तो हम बोलते हैं कि सबसे जो वर्स्ट है उनको वोट दे के आ जाओ, ठीक है, ऐसा। तो US और वर्जीनिया स्कूल में इसकी शुरुआत होती है, रैशनल चॉइस थ्योरी की शुरुआत US वर्जीनिया स्कूल में होती है। यहाँ पे इसमें जो की टर्म्स हमें याद रखने, रैशनल चॉइस थ्योरी किस किस को एक्टर्स लेकर चलता है कि कौन कौन रैशनल हो सकते हैं, वोटर्स, लॉबिस्ट, ब्यूरोक्रेट्स एंड पॉलिटिशियंस, ये सारे रैशनल चॉइस थ्योरी के मेन एक्टर्स हैं जिनके ऊपर ये थ्योरी बेस्ड है। इंस्टीट्यूशनल पब्लिक चॉइस थ्योरी, ठीक है, इंस्टीट्यूशनल पब्लिक चॉइस थ्योरी के अंदर ये सारे एक्टर्स आते हैं। और ये जो रैशनल चॉइस थ्योरी का जो कॉन्सेप्ट है ये अभी का नहीं है, ये हॉब्स के टाइम से ही चलता आ रहा है। जब यूटिलिटेरियन थिंकिंग या यूटिलिटेरियन थ्योरीज आना शुरू हुई थी तब से कहीं ना कहीं डायरेक्टली तो नहीं पर इनडायरेक्टली रैशनल चॉइस थ्योरी एग्जिस्ट करती थी। पॉलिटिकल एक्टर्स जो थे उस टाइम पे वो सबसे एफिशिएंट तरीका चूज करते थे अपने एंड्स को अचीव करने का। ऑब्वियसली अगर आप रैशनल हो तो सबसे आप एफिशिएंट तरीका चूज करोगे, वेयर एज पब्लिक चॉइस थ्योरी जो मैंने बताया वो सब डिवीजन है। तो पब्लिक चॉइस थ्योरी में हमारे पास क्या होते हैं, पब्लिक गुड्स होते हैं और गुड्स जो होते हैं वो गवर्नमेंट डिलीवर करती है rather than by the मार्केट। तो हमको जो गुड्स प्रोवाइड कौन कर रहा है, पब्लिक गुड्स सरकार प्रोवाइड करती है पब्लिक चॉइस थ्योरी में। बिकॉज फॉर एग्जाम्पल जो क्लीन एयर है, अब क्लीन एयर के लिए हमने कोई ज़्यादा एफर्ट्स नहीं किए, हाँ जैसे मैं थी मैंने क्लीन एयर के लिए कुछ एफर्ट्स नहीं किए, लेकिन आप में से कुछ लोग थे जिन्होंने क्लीन एयर के लिए ट्रीज लगाना शुरू किए, ठीक है, कम से कम पॉल्यूशन करना शुरू किया, व्हीकल का इस्तेमाल कम किया, तो आपने जो एफर्ट्स डाले, ठीक है, उसका फायदा मुझे भी हुआ। अब सरकार मुझे ये तो नहीं बोल सकती कि आप सांस मत लो क्योंकि आपने एफर्ट नहीं डाले, तो ये पब्लिक गुड्स का फायदा होता है। गेम थ्योरी भी इसका पार्ट है। गेम थ्योरी में भी हमें देखा जाता है कि हम कोई एक ऐसा रैशनल डिसीजन लें जिससे हमारे पास मतलब सबसे कम डिसएडवांटेज हो। वो जो कार वाला एग्जांपल देते हैं कि एक कार इधर से आ रही है और एक कार इधर से आ रही है, गेम खेल रहे थे, अब जो कार रोकेगा वो क्या होगा, हार जाएगा, और जो कार नहीं रोकेगा इतना डेयरिंग दिखाएगा कि सामने से आ रही है तो वो जीत जाएगा। लेकिन अगर दोनों ही लोगों ने सही टाइम पे ब्रेक लगा दिए तो दोनों ही बच सकते हैं, या तो दोनों ही मरेंगे, कोई किसी एक ने भी रोकी तो, है ना। तो ये, और गेम थ्योरी में एक और चीज यहाँ पे रैशनल चॉइस थ्योरी में हम प्रिजनल डायलेमा भी पढ़ते हैं। प्रिजनल डायलेमा में हम ये पढ़ते हैं कि जो रैशनली सेल्फ इंटरेस्टेड बिहेवियर है कैन जनरली बी लेस बेनिफिशियल देन कॉपरेशन, ठीक है। तो सेल्फ इंटरेस्टेड बिहेवियर ज्यादा बेनिफिशियल होता है कभी कभी, जैसे दो प्रिजन्स है, आपने एक को यहाँ पे बिठाया और यहाँ पे आपने एक को यहाँ बिठाया और आप दोनों के पास एक बार ही गए, आप पुलिस वाले हो, तो आपने ए से पूछा कि तुम्हारे जो दोस्त है उसने तो सब कबूल कर दिया है और उसने सारे इंजाम तुम पे डाल दिया है, तो तुम भी अपना जुर्म कबूल कर लो, चाहे वो बी ने उसको कुछ ना बताया हो, फिर भी उसने झूठ बोल दिया। अब ए कहेगा कि हाँ इसने तो सब कुछ बता दिया, चलो मैं बता देता हूँ कि ये भी इन्वॉल्व था, और वैसे उसने बी को जाके भी बोला। तो इसमें ये होता है रैशनल प्रिजनर डिलेमा में कि दोनों प्रिजनर्स को तो ये लग रहा है कि हम अपनी अपनी जगह सही कर रहे हैं, कि हमारी अगर मैं सारे इंजाम उस पर डाल दूंगा तो वो मैं बच जाऊंगा, तो कॉपरेशन ज्यादा मायने रखती है। इस केस में दोनों ही प्रिजनर बच सकते थे अगर क्या होता कि जो पुलिसमैन की बात नहीं सुनते और अपने स्टेटमेंट पर टिके रहते, जो वो बाहर से सोच के आए थे कि कुछ भी हो जाए हम एक दूसरे के बारे में नहीं बताएंगे, है ना, पर उन्होंने आके बक दिया तो वो अब जेल की सजा काटो, अब तो जेल की रोटी खानी पड़ेगी, राइट। तो सेल्फ इंटरेस्टेड बिहेवियर जो है कभी कभी कम बेनिफिशियल होता है देन कॉपरेशन। तो बेसिकली कॉपरेशन होना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कॉपरेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन सेल्फ इंटरेस्टेड बिहेवियर। रैशनल चॉइस थ्योरी के जो सपोर्टर्स हैं, ठीक है, वो ग्रेटर रिगर की बात करते हैं, द डिस्कशन ऑफ पॉलिटिकल फिनोमेना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये लाइन छोड़ो। क्रिटिसिज्म किस बात पे होता है, क्रिटिसिज्म इस बात पे होता है कि जो रैशनल चॉइस थ्योरी है ना वो हमको कुछ ज़्यादा ही रैशनल मान ली है,
ठीक है, ओवर एस्टिमेट कर लिया है कि ह्यूमन बींग इतना रैशनल है। एक बात बताओ, कोई भी ह्यूमन बींग इतना रैशनल हो सकता है क्या कि वो परफेक्ट बेस्ट डिसीजन ले पाए? कभी कभार जो हम डिसीजन लेते हैं वो हमारे आसपास के इन्वायरमेंट से इन्फ्लुएंस होकर ले लेते हैं, या हमारे कल्चर से इन्फ्लुएंस होकर ले लेते हैं। कभी भी कोई भी डिसीजन में एकदम इम्पार्शली पूरी तरीके से सही नहीं ले सकते। तो रैशनल चॉइस थ्योरी जो ये कहती है ना कि आप भाई बहुत रैशनल हो, सारा डिसीजन सही लेते हो, तो ऐसा उस बेसिस पे उसे क्रिटिसाइज किया जाता है। ठीक है, ये वही बात लिखी है जो मैंने बताई, पीपल सेल्डम पोजेस क्लियर प्रिफर्ड गोल, कि बहुत कम लोग होते हैं जिसके दिमाग में क्लियर गोल्स होते हैं, जो एक रेयरली बहुत कम लोग होते हैं, रेयर लोग होते हैं जो डिसीजन ले पाए फुल और एक्यूरेट तरीके से। हर डिसीजन एक्यूरेट और फुल नहीं हो सकता, हर रैशनल डिसीजन फुल और एक्यूरेट नहीं हो सकता। हम तो सोचते हैं कि हमने रैशनली किया है कि ठीक है, पर वो होता नहीं है। इनसफिशिएंट अटेंशन दी गई है सोशल और हिस्टोरिकल फैक्टर्स को। ठीक है, तो इस बात पे भी क्रिटिसाइज किया जाता है कि रैशनल चॉइस थ्योरी सोशल और हिस्टोरिकल फैक्टर्स को इग्नोर करती है और ये ह्यूमन सेल्फ इंटरेस्टेडनेस को रिकॉग्नाइज नहीं कर रही। आपको ये नहीं पता कि ह्यूमन जो है सेल्फ इंटरेस्टेड होते हैं। कोई भी वो डिसीजन लेंगे तो वो सोसाइटी के बारे में बाद में सोचेंगे, अपने बारे में पहले सोचेंगे। ठीक है, तो वो बेस्ट डिसीजन है, रैशनल डिसीजन नहीं हो सकता। कंजर्वेटिव वैल्यू बायस है। ठीक है, इनिशियल अजम्पशन अबाउट ह्यूमन बिहेवियर। सो ये था इसका क्रिटिसिज्म। इसमें दो थिंकर आते हैं, जेम्स बुचानन और एंथनी डाउन्स। जेम्स बुचानन पब्लिक चॉइस थ्योरी के थिंकर हैं, फ्री मार्केट को डिफेंड करते हैं और मिनिमल स्टेट के फेवर में बोलते हैं। इसमें हमें याद रखना है कि जेम्स बुचानन का जो आइडिया है वो है कॉन्स्टिट्यूशनल इकोनॉमिक्स का। तो कॉन्स्टिट्यूशनल इकोनॉमिक्स को इसलिए मैंने येलो साइड हाईलाइट किया है कि ये PYQ है। कॉन्स्टिट्यूशनल इकोनॉमिक्स का आइडिया किसने दिया है? जेम्स बुचानन ने दिया है। और इसकी ये कॉन्स्टिट्यूशनल इकोनॉमिक्स होता क्या है, मतलब हाउ डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट्स कैन अफेक्ट आवर नोशन सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कि कैसे अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन के जो अरेंजमेंट्स हैं, अलग अलग लॉज हैं, अलग अलग वेराइटीज डायमेंशंस है, वो कैसे जो हमारा नेशन है, ठीक है, उसके सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को कैसे अफेक्ट करता है। कौन? कॉन्स्टिट्यूशन। तो उसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल इकोनॉमिक्स बोलते हैं जेम्स बुचानन की सेंस में। और इंटरेस्ट ग्रुप्स जो है वो कैसे गेन कैसे अचीव करते हैं एट द एक्सपेंस ऑफ लार्जर कम्युनिटी। तो इंटरेस्ट ग्रुप्स क्या होंगे? इंटरेस्ट ग्रुप सिर्फ अपने इंटरेस्ट के बारे में सोचेंगे, दूसरों के बारे में नहीं सोचते। ठीक है, अपने ग्रुप्स के इंटरेस्ट के बारे में सोचेंगे, जिसकी वजह से उसका जो हट जाना है वो लार्जर कम्युनिटी को भी भुगतना पड़ सकता है जेम्स बुचानन के अकॉर्डिंग। ये हम रैशनल चॉइस थ्योरी के थिंकर पढ़ रहे हैं। ये इनकी बुक है फिजिकल थ्योरी एंड पॉलिटिकल इकोनॉमी, कैलकुलस ऑफ कंसेंट, लिबर्टी मार्केट एंड द स्टेट, जेम्स बुचानन। नो ट्रिक फॉर दैट। ओके, एंथनी डाउन्स जो है इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी इनकी बुक है, याद रखना। ये तो इसी बुक है एंथनी डाउन्स की, याद ही हो गई होगी। स्पेशल मॉडल ऑफ पॉलिटिकल बिहेवियर दिया था उन्होंने, थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी दी थी जो कि बेस्ड थी इकोनॉमिक थ्योरी पे। तो एंथनी डाउन्स की थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी जो कि बेस्ड है किसके असम्पशंस पे? इकोनॉमिक थ्योरी के असम्पशन पे। स्पेशल मॉडल ऑफ पॉलिटिकल बिहेवियर का स्पेशल मॉडल ये कहता है कि जो पॉलिटिकल बिहेवियर होता है वो टाइम एंड स्पेस के अकॉर्डिंग बदलता रहता है। ठीक है, उसमें पॉलिसी स्पेस होता है। पॉलिटिकल एक्टर्स, कैंडिडेट्स और वोटर्स जो हैं कैन मेजर वेयर दे स्टैंड इन रिलेशन टू अदर पॉलिटिकल एक्टर्स। ये पॉलिसी स्पेस है। स्कम्पीटर से ये इन्फ्लुएंस थे। कौन? एंथनी डाउन्स। स्कम्पीटर की थ्योरी से इन्फ्लुएंस थे। स्कम्पीटर की जो मैंने बताया था, एस से सोशलिज्म, सी से कैपिटलिज्म। तो कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड डेमोक्रेसी। पार्टीज जो एज अ वोट मैक्सिमाइजिंग मशीन्स। सही बात है। अब पार्टी को वोट मैक्सिमाइजिंग मशीन किसने बोला है? तो याद रखना एंथनी डाउन्स ने बोला है, इसलिए मैंने आपको अलग से हाईलाइट किया है। यहाँ से बहुत बड़ी स्टेटमेंट या कोर्स बन सकते हैं। पॉलिसी फॉर द बेस्ट पर्सपेक्टिव विनिंग पावर, दिस इज ऑल्सो अ नाइस स्टेटमेंट। बोथ द बिहेवियर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज एंड फीचर्स ऑफ पर्टिकुलर पार्टी सिस्टम। तो ये जो एंथनी डाउन्स थे उन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज का बिहेवियर भी बताया, मतलब एक्सप्लेन किया, और पर्टिकुलर पार्टी सिस्टम के फीचर्स को भी एक्सप्लेन किया। बात करते हैं मैनकर ऑल्सन की। मैनकर ऑल्सन ग्रुप्स बिहेवियर को एनालाइज करते हैं, इंटरेस्ट ग्रुप्स को ज्वाइन करते हैं ओनली टू सिक्योर पब्लिक गुड्स। फ्री राइडर्स बोला था उन्होंने इंडिविजुअल्स को। उन्होंने प्लूरलिस्टिक अजम्पशंस को क्वेश्चन किया था अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्रुप पावर। स्ट्रॉन्ग नेटवर्क्स ऑफ इंटरेस्ट ग्रुप्स कैन बी थ्रेटन अ नेशंस इकोनॉमिक परफॉर्मेंस। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि जो इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं वो कहीं ना कहीं नेशन की इकोनॉमिक परफॉर्मेंस को थ्रेटन कर रहे हैं। मैंने कैसे थ्रेटन कर रहे हैं मैंने आपको बताया ही दिया अभी थोड़ी देर पहले कि इंटरेस्ट ग्रुप सिर्फ अपने इंटरेस्ट के बारे में सोचते हैं, या कभी कभी वो इतना प्रेशराइज कर देते हैं गवर्नमेंट को कि उनके माइनॉरिटी के राइट्स तो फुलफिल हो जाते हैं उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, पर उसके चक्कर में बाकी लोगों को सफ़र करना पड़ सकता है। और हो सकता है कि कभी कभी इतना वो प्रेशर डाल दे गवर्नमेंट पे कि गवर्नमेंट अपने बहुत सारे इकोनॉमिक रिसोर्सेज उस पर खर्च कर दे,
उस इंटरेस्ट ग्रुप्स को पूरा करने के लिए, जिसकी वजह से जो कुछ इकोनॉमिक सोर्सेज जो दूसरे काम के लिए रखे गए थे वो पूरे नहीं हो पाएंगे। ठीक है, फिर लॉजिक ऑफ कलेक्टिव एक्शन, मैनकर ऑल्सन की बुक, PYQ है। मैनकर ऑल्सन इंपॉर्टेंट है, सोच रहे हो कि यार खत्म हो गया तो छोड़ो, पर ये बुक इंपॉर्टेंट है, लॉजिक ऑफ कलेक्टिव एक्शन एंड द राइज एंड डिक्लाइन ऑफ नेशन, राइज एंड डिक्लाइन ऑफ नेशन। तो मैंने इससे याद करा था ऑल सन, तो ऑल सन से मैं याद कर सकती हूँ ऑल सन, सारे बेटे। तो वो बोलते हैं कि सारे बेटे जो हैं वो कलेक्टिव एक्शन से काम करें। वो मैं चाहता हूँ कि मेरे जो सारे बेटे हैं ऑल सन हैं वो उनमें लॉजिक हो, कोई भी आपस में कभी भाई भाई में कभी लड़ाई ना हो, सब कलेक्टिव एक्शन लेकर काम करें, और कभी भी वो अपने नेशन को, मेरे सारे बेटे कभी भी अपने नेशन को राइज होने से ना रोके, और डिक्लाइन जब हो रहा हो हमारा नेशन तो उसमें मदद करे। तो राइज एंड डिक्लाइन ऑफ नेशन, दिस इज अ ट्रिक। डनलेवी की बुक याद कर लो, इंपॉर्टेंट है, डेमोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी एंड पब्लिक चॉइस, इकोनॉमिक एक्सप्लेनेशन इन पॉलिटिकल साइंस, DVP, डनवेली, डन DPP। ठीक है, तो इसकी बुक हो गई। देन खत्म, ये हमने पढ़ लिया था, इसाया पर्लिनन और सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई नो बहुत लंबा लेक्चर हो गया, पर ये लास्ट लेक्चर था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड्रू हेवर्ड खत्म हो चुकी है, अब देखते हैं कौन सी बुक स्टार्ट करेंगे या फिर पेपर 1 स्टार्ट करेंगे ऑन योर डिमांड। ओके, सो बाय बाय, टेक केयर।